नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़लू पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की सेमेस्टर 7 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था नामक चैप्टर। दोस्तों, ये वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और हिंदी मीडियम का एकदम बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बजट होता क्या है? आपने आम तौर पे देखा होगा ना कि आप कहीं जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं या कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप अपना बजट बनाते हैं ना। बजट बनाने का मतलब क्या कि आप सोचते हैं कि पापा मुझे इतने रुपए देंगे, तो मैं इतने रुपए ऐसे खाने में खर्च करूँगा, इतने रुपए मेरे जाने में ट्रैवल पे लग जाएँगे, इतने रुपए मैं जहाँ रुकूँगा वहाँ होटल में लग जाएँगे। ये सब क्या होता है? ये सब बजट होता है और बजट में आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। यानी कि आपको क्लियर नहीं रहता है कितने रुपए कहाँ पर लगेंगे, सिर्फ़ आप अनुमान लगाते हैं कि मतलब इतने रुपए किराया लग जाएगा, इतने रुपए रुकने का लग जाएगा, इसका क्या होता है? अनुमानित होता है। वैसे सरकार भी क्या करती है? अपना बजट बनाती है। यानी कि सरकार को आने वाले वर्ष में, आने वाले जो उसका आगामी वर्ष होता है, उसमें उसको कहाँ-कहाँ से पैसे आएँगे और उसको कहाँ-कहाँ पर पैसे जाएँगे, उसके लिए क्या करती है सरकार भी एक अपना एक अनुमान लगाती है, उसी को बोलते हैं बजट। ठीक? अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि सरकारी बजट का अर्थ क्या है? तो इसकी ये परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। सरकारी बजट का एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान मदवार प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों को दिखाने वाला वार्षिक विवरण होता है। यानी कि जो सरकारी बजट होता है, वह यह दर्शाता है कि एक वर्ष में सरकार को कहाँ-कहाँ से क्या होंगी, प्राप्तियाँ होंगी और कहाँ-कहाँ से क्या होगा, सरकार को कहाँ-कहाँ पर व्यय करना होगा। ठीक? उसी को क्या करता है, ये अनुमानों को दिखाने वाला एक वार्षिक विवरण होता है। वार्षिक विवरण का मतलब क्या? बजट 1 साल के लिए बनता है। ठीक? अब देखिए बजट में दर्शाई गई आय और व्यय की राशि वास्तविक न होकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित होती है। यानी कि जो बजट में आय और व्यय की राशि दिखाई जाती है, वो वास्तविक नहीं होती, वो क्या होती है? अनुमानित होती है। किस वर्ष के लिए? जो आगामी वित्तीय वर्ष है। यानी कि जैसे कि हम सब कहीं जाने वाले हैं, तो हम सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं ना कि वहाँ पर हम जाएँगे तो इतने रुपए हमारा जाने में खर्च हो जाएगा, ट्रैवल में खर्च हो जाएगा। हमें तो पता रहता नहीं है, तो क्या करते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। वैसे सरकार भी क्या करती है? अनुमान लगाती है कि इतने रुपए हमें क्या होंगे इस वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में इतने रुपए क्या होंगे, यहाँ से प्राप्त होंगे और हम इतने रुपए क्या करेंगे, इस योजनाओं में या इस जगह पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो क्या होती हैं, जो सभी राशियाँ होती हैं क्या होती है? अनुमानित होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। ठीक? और ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। वित्तीय वर्ष मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष वह होता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। यानी कि वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से चालू हो जो और 31 मार्च को खत्म हो जाए, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक? यानी कि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल को होता है और अंत कब होता है? 31 मार्च को होता है। ठीक? यानी कि जो बजट होता है एक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। ठीक? अब देखिए सरकारी बजट के कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी जो सरकार बजट बनाती है, वो किसी ऐसे तो बनाती नहीं है, उसका कुछ पर्पज़ होता है बनाने का। उसका पर्पज़ क्या होता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है सरकारी बजट का, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है इससे प्रश्न। देखिए, सरकारी सरकार निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बजट बनाती है। ये उद्देश्य सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों का सीधा परिणाम होते हैं। यानी कि सरकार की जो आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ होती हैं, उसी को क्या करती है, और जो उसकी राजनीतिक नीतियाँ होती हैं, उसी को क्या करती है, लागू करने के लिए क्या करती है सरकार, बजट को बनाती है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। अब बजट के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, चलिए उसे हम जान लेते हैं। सरकार के बजट का प्राथमिक यानी कि पहला उद्देश्य होता है संसाधनों का पुनः वितरण। पुनः वितरण में क्या होता है? संसाधनों को क्या करना, बाँटना। तो आई थिंक कि सरकार के बजट का प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि संसाधनों को क्या किया जाए, बाँटा जाए। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अर्थशास्त्र से संबंधित कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, अर्थशास्त्र संबंधित कोई भी पाठ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अर्थशास्त्र की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अर्थशास्त्र के सभी विषयों को हिंदी माध्यम में अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैं अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अन्य विषय जैसे कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास के भी वीडियो देखने चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए दोस्तों, जो संसाधनों का पुनः वितरण होता है, इसका मतलब होता है जो सरकार होती है बजट में क्या करती है, संसाधनों को क्या करती है, लोगों तक पुनः बाँटती है, पहुँचाती है। ठीक? अब देखिए इसको हम एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कैसे समझाएगा। ठीक? बजट नीति के द्वारा सरकार देश के आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का पुनः वितरण करती है। यानी कि देश की जैसी आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताएं होती है, उसके अनुसार क्या करती है जो सरकार होती है, संसाधनों का क्या करती है, पुनः वितरण करती है। पुनः वितरण करने का मतलब क्या है, संसाधनों को बांटती है लोगों को। ठीक? देखिए पहला क्या करती है, पहला कर और रियायतें या अधिक सहायता। यानी कि कर, रियायतें या अधिक सहायता का मतलब ये हो गया, जो सरकार होती है वो निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करती है, वो सरकार
उत्पादकों को कर रियायत देती है, यानी कि जो निवेश हो वो सरकार मतलब बजट अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए क्या करती है सरकार, जो निवेशक होते हैं यानी कि जो अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं प्राइवेट कंपनियां, उनको क्या कहती है सरकार, उत्पादकों को कर रियायत देती है, यानी कि करों में क्या करती है छूट देती है और उनको आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता मतलब क्या होता है, सब्सिडी वब्सिडी देती है, जिससे क्या होता है इससे संसाधनों का पुनः वितरण हो। और जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण के स्वरूप, सरकार नशे की वस्तुओं जैसे कि शराब और सिगरेट के उत्पादन पर उच्च कर लगाकर उनके उपभोग को हतोत्साहित करती है, जबकि खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। देखेंगे आप जो सरकार है वो क्या करती है, जैसे जो नशीली वस्तुएं हैं उनके प्रयोग कम हो उसके लिए क्या करती है, शराब और सिगरेट जैसे वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, कर लगाती है। जब कर लगाएगी तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ महंगा हो जाएगा, तो उससे लोग क्या होंगे, उसे लोग लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, यानी कि हतोत्साहित होंगे मतलब उसे वो ले नहीं पाएंगे। ठीक, लेकिन जबकि आप देखेंगे खादी जैसी जो अच्छी चीज़ें हैं समाज के लिए, सरकार उस पर क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब क्या देती है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे क्या हो उसका उपभोग बढ़े। ठीक, और दूसरा तरीका जिसके माध्यम से सरकार संसाधनों का वितरण करती है वो है सेवाओं और वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करके। आप सभी जानते हैं ना, कुछ ऐसी सेवाएं और वस्तु होती है जिसे सरकार उत्पादित करती है। जैसे कि आप जानते होंगे पुलिस व्यवस्था हो गया या बिजली हो गया, डाक सेवाएं, सब कौन करती है, सब सरकार करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऐसी ऐसी सेवाएं हैं जो जिसमें ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन सरकार इसको इसलिए करती है जिससे क्या हो, जनता का कल्याण हो। इसी को हम जान लेते हैं। देखिए कुछ सेवाएं जैसे पानी की आपूर्ति, सफाई, पुलिस व्यवस्था और देश की सुरक्षा ऐसी होती हैं जो निजी कंपनी नहीं करती, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि ऐसी सेवाएं क्या होती हैं, इसमें लाभ नहीं होता, इसलिए इसमें निजी कंपनियां क्या करती हैं, हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ठीक, ऐसी सेवाओं को सार्वजनिक सेवाएं कहा जाता है, यानी कि जैसे पानी की सेवा हो गई, पुलिस व्यवस्था की सेवा हो गई, बिजली की सेवा हो गई, इन सबको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक सेवाएं कहा जाता है। इनका उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जन कल्याण होता है, इसलिए सरकार खुद इन्हें उपलब्ध कराती है। यानी कि जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं इनका उनका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, इसलिए क्या करती है सरकार इन्हें खुद उपलब्ध कराती है, यानी कि सरकार इन सेवाओं को क्या करती है, लोगों को प्रदान करती है। आप देखे होंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि प्राइवेट पुलिस होती होगी, पुलिस तो एक ही है ना जो गवर्नमेंट पुलिस है। ये सब क्या है, जन कल्याणकारी सेवाएं हैं जो सरकार क्या करती है, लोगों को मुहैया कराती है। और सरकार के बजट का जो दूसरा लक्ष्य होता है आय और समानता में जो आय और संपत्ति की असमानता है उसको क्या करना, कम करना है। यानी कि जो लोगों को समाज के बीच में असमानताएं मौजूद हैं वो क्या हो, कम हो। आप देखे होंगे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं, बहुत कम पैसा है, तो क्या सरकार क्या करती है, जो अमीर व्यक्ति है यानी कि जो ये है, इस पर क्या करेगी सरकार, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएगी, यानी कि इस पर कर बढ़ाएगी, और इस पर कर लगा कर क्या करेगी सरकार, इस वाले व्यक्ति पर क्या करेगी, खर्च करेगी। तो उससे क्या होगा, इन दोनों का स्तर थोड़ा सा, ये जो छोटे वाला है इसका क्या होगा, थोड़ा सा स्तर ऊपर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो समाज में असमानताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मान लीजिए सरकार इसके कुछ कर को, इसके मतलब अमीर आदमी के ऊपर कुछ कर लगाकर क्या की, जो गरीब इंसान है उसके ऊपर कर खर्च की, तो इससे जो गरीब इंसान है उसकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ऊपर होगी। तो इससे क्या होगा, जो गरीब और अमीर इंसान है उसके बीच में जो असमानताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी। ठीक, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए सरकार अपनी बजट संबंधी नीतियों के माध्यम से आय और संपत्ति की ऐसी असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखती है। यानी कि आय और क्या करती है, जो आय और संपत्ति की असमानताएं होती है उसे सरकार क्या करती है, कम करने का बजट के माध्यम से अपना लक्ष्य रखती है। ठीक, देखा, सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाकर और गरीबों के जन कल्याण पर अधिक खर्च कर आय के वितरण को प्रभावित करने का लक्ष्य रखती है। यानी कि सरकार जो है वो अमीरों को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा कर लगाती है। कर मतलब क्या, टैक्स, टैक्स लगाती है, और गरीबों को क्या करती है, वही टैक्स को ले जाकर खर्च करती है। इससे क्या होता है, आय का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब क्या है, जो असमानताएं मौजूदा समाज में क्या होती हैं, खत्म होती हैं। ठीक, देखिए इससे संपन्न वर्ग की आय में कटौती और गरीब वर्ग की स्थिति में सुधार होगा, जिससे आर्थिक असमानताएं घटेंगी। इससे क्या होगा, जो अमीर इंसान है उसकी आय में थोड़ा कटौती होगी, और जो गरीब इंसान है उसकी क्या होगी, उसकी स्थिति में थोड़ा सा क्या होगा, सुधार होगा, जिससे आर्थिक असमानताएं क्या होंगी, घटेंगी। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार गरीबों को कम कीमत पर पक्के घर उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है। आप देखे होंगे ना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, या आपने देखा होगा राशन की योजना है, जिसमें क्या है, जो बीपीएल कार्ड धारक है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन सबको सरकार क्या करती है, राशन मुहैया कराती है कम रेट पर। ठीक, ऐसे ही क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें क्या करती है सरकार,
वही व्यक्ति जो घर बना लाने के लायक स्थिति में नहीं है, क्या करते हैं सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराती है, पैसा देती है कि आप अपना क्या कराइए, एक अच्छा सा घर बनाइए। तो आप ऐसे 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे तो इससे आपका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये सब ऐसे योजनाएं हैं जिससे क्या होता है, आय और संपत्ति की असमानताएं कम होती हैं। ठीक, अब देखिए जो सरकार का तीसरा लक्ष्य होता है वो होता है आर्थिक स्थिरता, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक, आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए ज़्यादा देखिए आर्थिक स्थिरता का अर्थ है कीमतों का स्तर स्थिर रहना, यानी कि जो कीमतें हैं वो क्या हो, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, इसे क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। यानी जब जब कीमत क्या होती हैं, स्थिर रहती है। स्थिर मतलब क्या होता है इंग्लिश में, स्टेबल। यानी जब कीमत स्थिर रहेगी उसी को बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। यानी ना ज़्यादा महंगाई हो और ना ही ज़्यादा मंदी, यानी कि अर्थव्यवस्था में ना ज़्यादा तो महंगाई हो ना ज़्यादा मंदी हो। कीमतों में ऐसे उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आती है। सरकार कर और व्यय के जरिए इन पर नियंत्रण रखती है। यानी कि कीमतों में अगर ऐसा उतार चढ़ाव होता रहेगा बार बार ऐसे जिग-जैग सा, तो क्या होगा, इससे समाज में अर्थव्यवस्था में क्या होगी, अनिश्चितता आएगी। अनिश्चितता मतलब क्या होगा, इसमें कभी समाज में मंदी आ जाएगी, कभी समाज में क्या हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, कर और व्यय के माध्यम से इसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक, देखिए जब कुल मांग कुल आपूर्ति से ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई बढ़ती है। यानी कि जब क्या होगा, जब मांग ज़्यादा होगा और क्या होगा, सप्लाई कम होगी, यानी कि जब लोग मांग ज़्यादा करेंगे और किसी चीज़ की आपूर्ति कम है तो उसका तब क्या होगा, महंगाई हो जाएगा। क्योंकि एक सामान को लेने वाले ज़्यादा लोग हैं लेकिन उस सामान की उपलब्धता कम है तो उसका क्या होगा, दाम अचानक बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सेब की दुकान पे गए तो उस सेब वाले के पास क्या है, 1 ही किलो सेब है और लेने वाले 10 लोग हैं, तो क्या करेगा, जो सेब का दाम पहले ₹50 किलो था, अब उसको क्या करेगा, ₹100 किलो में बेचेगा। तो इससे क्या देखेंगे आप, महँगाई बढ़ गई, यानी कि सेब का दाम बढ़ गया, इसे बोलते हैं महँगाई बढ़ गई। क्यों महँगाई बढ़ गई? क्योंकि माँग ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास क्या है, माँग की आवश्यकता ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, यानी कि जब माँग ज़्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी तो इससे क्या होगी, महँगाई बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या करती है, सरकार खर्च कम करके माँग को घटा सकती है। यानी कि सरकार क्या करेगी, अपने बजट में कम खर्चा करेगी, जिससे क्या होगा, जो माँग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब देखिए जब महँगाई बहुत कम हो, यानी कि जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में अस्फीति बोलते हैं, तो सरकार खर्च बढ़ाती है और टैक्स में राहत देकर उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। यानी कि मान लीजिए जब महँगाई बहुत कम हो, यानी कि जिसको हम एक रूप से हिंदी में बोल देते हैं मंदी, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार क्या करती है, तो सरकार खर्च बढ़ाती है। यानी कि क्या करती है सरकार, लोगों को लोगों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और सरकार लोगों से क्या करती है, टैक्स टैक्स राहत देती है। टैक्स राहत मतलब क्या होता है, टैक्सों को क्या कर देती है सरकार, कम कर देती है, जिससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है और फिर क्या होती है, अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है। यानी कि इन्हीं महँगाई और मंदी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करती है, सरकार बजट बनाती है। देखिए मुद्रास्फीति में सरकार अतिरिक्त बजट और मंदी के में घाटे के बजट की नीति अपनाकर कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में महँगाई होती है तो सरकार क्या करती है, अतिरिक्त बजट की नीति अपनाती है। ठीक, अतिरिक्त बजट मतलब सरप्लस बजट। बजट 3 प्रकार के होते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहला तो संतुलित बजट, दूसरा अतिरिक्त बजट जिसे इंग्लिश में सरप्लस बजट बोलते हैं और तीसरा घाटे का बजट। ठीक, घाटे का बजट इसे हम आगे आपको समझा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि बजट 3 प्रकार के होते हैं और जब मुद्रास्फीति होती है तो सरकार अतिरिक्त बजट बनाती है और जब मंदी होती है तो क्या करती है सरकार, घाटे के बजट की नीति अपनाकर कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, देखिए जो सरकारी बजट का जो चौथा उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, यानी कि सार्वजनिक उद्यमों का जो प्रबंधन सरकार करती है बजट का चौथा उद्देश्य होता है। अब सार्वजनिक उद्यम क्या होते हैं, देखिए सार्वजनिक उद्यम मतलब वो होता है, वही सेवाएं जो क्या करती है, सरकार प्रदान करती है। आपने देखा होगा ना, आपने कहीं कहीं पर आप देखा होगा एनटीपीसी लिखा होगा या भारत पेट्रोलियम आपने देखा होगा, ये सब क्या है, या बीएसएनएल आपने नाम सुना होगा जो सिम एक कंपनी है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती है, सरकार चलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्यम बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू बोल देते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक, तो ये जो कंपनियां सरकार चलाती हैं तो इसमें भी लोग काम करते होंगे और इस कंपनियों को भी कुछ ना कुछ सामानों की ज़रूरत होती होगी, तो इन सब के लिए भी क्या होता है, बजट ज़रूरी होता है। यानी कि इन कंपनियों को चलाने के लिए भी क्या करती है सरकार, बजट बनाती है। देखिए
बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक एकाधिकारी जो जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित और प्रबंधित किए जाते हैं, जैसे रेलवे, डाकघर, बिजली इत्यादि। जैसे हमने आपको बताया ना, ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारी सेवाएं सरकार देती है जो क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से एकाधिकारी हैं। एकाधिकारी का मतलब ये होता है जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति चलाए, यानी कि जैसे इसे सिर्फ सरकार ही चलाती हो। जैसे कि आप रेलवे, आपने कभी सुना है कोई प्राइवेट रेलवे चल रही है, या आपने कभी सुना है कोई प्राइवेट बिजली दे रहा है, डाकघर, आपने कभी सुना है कि कहीं पर प्राइवेट डाकघर खुला है? ये सब क्या है? ये सब सरकारी सेवाएं हैं, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक एकाधिकार वाली सेवाएं हैं, जिसपे क्या है, सिर्फ सरकार का अधिकार है। तो इन सबको चलाने के लिए क्या करती है सरकार? बजट बनाती है। ऐसे उद्यमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रावधान बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है। यानी कि ऐसे उद्यमों का क्या हो, प्रबंधन बना रहे अच्छे से, और इनको क्या हो, वित्तीय सहायता समय समय पर मिलती रहे, इस उद्देश्य से भी क्या करती है सरकार? बजट बनाती है। और जो सरकार का बजट बनाने का पांचवा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसे हम बोलते हैं आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब सरकार के वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जब आपने सुना होगा ना, सरकार की जीडीपी बढ़ रही है तो लोग बोलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, विकसित हो रही है। तो उसे को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, हम इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए, आर्थिक विकास से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी में धारणीय वृद्धि से होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आकार में वृद्धि। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में जब वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास के रूप में बोलते हैं। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती हैं तो उससे हम क्या अर्थ से निकालते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक, और इसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि भी बोलते हैं। ठीक, देखिए, बजट में एक देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। यानी कि बजट क्या होता है, एक देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यानी कि बजट के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी देश पे आर्थिक विकास को क्या होता है, प्रभावित किया जाता है। ठीक, देखिए, यदि सरकार उत्पादक जोखिम और प्रोजेक्ट के लिए कर रियायतें और अन्य प्रोत्साहन देती है तो यह अर्थव्यवस्था में बचतों और निवेश को बढ़ावा दे सकता है। यानी क्या कहती है, अगर सरकार जो उत्पादक जोखिम होता है, यानी कि जो उत्पाद में जोखिम होता है उत्पादन करने में, उसमें अगर सरकार क्या करती है, रियायत देती है, थोड़ा सा उसे छूट देती है और उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन देती है, जिसमें क्या होता है, जिस उत्पादन में जोखिम होता है, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। यानी कि क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बजट अरे निवेश क्या होगा, तब ज़्यादा आएगा और अर्थव्यवस्था में बचत भी बढ़ेगी। जब सरकार क्या करेगी, जो जोखिम वाले उत्पाद हैं उसमें क्या करेगी, रियायत देगी और अन्य प्रोत्साहन देगी। अन्य प्रोत्साहन में क्या करती है सरकार, जैसे बिजली, पानी, ये सब क्या करती है, थोड़ा सस्ते दामों पर देती है। इससे क्या होता है, निवेश बढ़ता है। ठीक, और दूसरा है आर्थिक विकास का जरिया एक अर्थव्यवस्था की आधारित संरचना पर व्यय। आधारित संरचना मतलब क्या होता है, जैसे कि रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या होती हैं, आधारिक संरचनाएं होती हैं। यानी कि एक अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना पर व्यय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में क्या होता है, व्यय होता है। व्यय मतलब क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र में खर्चा किया जाता है तो उससे क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन होता है। यानी कि जब किसी एक चीज़ को हम बनाएंगे, यानी कि मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो आप क्या होगा, मजदूर वाले को पैसा मिलेगा, जो सीमेंट डाला है उसको पैसा जाएगा, जो जहाँ से गिट्टी आएगी वहाँ पर पैसा जाएगा, जहाँ से सरिया आएगी वहाँ पर पैसा जाएगा, या जहाँ से प्लास्टर आप करवाएंगे, जहाँ से पेंटर मंगवाएंगे उसको पैसा जाएगा। तो यानी कि जब हम एक चीज़ में व्यय करते हैं तो क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, उत्पादन गतिविधियाँ बढ़ती हैं। तो ऐसे जब सरकार व्यय करती है किसी एक चीज़ में तो इससे क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियाँ क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में विभिन्न किस्म की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारक है, जो कि निजी क्षेत्र में भी विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि जो अगर हम सरकारी व्यय करते हैं तो उससे क्या होता है, न सिर्फ सरकारी व्यय की वजह से लोगों को लाभ मिलता है, बल्कि जो इसकी वजह से क्या होता है, जो निजी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो इसको प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। किसके माध्यम से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से, जिसको हम हिंदी में सरकारी व्यय बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, सरकार के बजट का छठवां लक्ष्य होता है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का मतलब ये है, आपने देखा होगा ना, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अविकसित हैं, जैसे कि बिहार। तो सरकार क्या करती है, इन सब क्षेत्रों को, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री या
कोई अन्य चीज़ लगाना चाहता है तो उस पे क्या करती है सरकार, उनको कुछ आर्थिक सुविधाएँ मुहैया कराती हैं, उन्हें क्या करती है टैक्स में छूट देती है। जैसे सरकार क्या है कि अगर मान लीजिए आप बिहार जैसे क्षेत्रों में बिहार के किसी पिछड़े ज़िले में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो क्या करेंगे हम आपको सड़क अरे आप आपके लिए आने-जाने के लिए वहाँ तक सड़क बना देंगे, या आपको बिजली सस्ते में दे देंगे, या आपको आइए आप हम वहाँ पर क्या करेंगे ज़मीन सस्ते में देंगे। इससे क्या होगा, जब पिछड़े क्षेत्रों में कम दाम पे चीज़ें दी जाएँगी तो क्या होगा, जो निवेशक हैं पिछड़े क्षेत्रों में क्या करेंगे, निवेश करेंगे और पिछड़े क्षेत्रों का भी क्या होगा, विकास होगा। इससे जो क्षेत्रीय असमानताएँ हैं, यानी कि जो एक क्षेत्र ज़्यादा डेवलप कर गया है और एक क्षेत्र कम डेवलप किया है, उसके बीच की जो असमानता है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस सरकार के बजट का छठवां लक्ष्य होता है कि सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को बजट के माध्यम से क्या करे, कम करे। अब देखिए सरकार इसे कैसे करती है। सरकारी बजट आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने में प्रोत्साहन के लिए अपनी कर और व्यय नीति को कम करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि सरकारी में क्या करता है, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, अगर वहाँ पर क्या किया जाएगा, उत्पादन इकाई यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएगी तो क्या करेगी सरकार, वहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कर और व्यय की नीति को कम करती है। यानी कि अगर आप क्या करेंगे, पिछड़े क्षेत्रों में कोई भी कंपनी लगाएँगे, कोई भी फैक्ट्री लगाएँगे या कोई भी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन इकाई को स्थापित करेंगी तो सरकार क्या करेगी, आपसे कम क्या करेगी, कर लेगी और आपसे कम क्या करेगी, मतलब कर-वर किसी भी प्रकार के कम वसूलेगी, ठीक। जैसे कि अगर कोई उद्योगपति बिहार के किसी पिछड़े ज़िले में फैक्ट्री लगाना चाहता है तो सरकार उसे टैक्स में छूट देती है और ज़रूरी सुविधाएँ जैसे सड़क, बिजली भी मुहैया कराती है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा उद्योगपति या बिज़नेसमैन है, वो बिहार के किसी पिछड़े ज़िले में क्या करेगा, फैक्ट्री लगाना चाहेगा, तो सरकार क्या करेगी, उसे क्या करेगी, टैक्स में छूट देगी और ज़रूरी सुविधाएँ जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सड़क, बिजली, ये सब क्या करेगी, उसे मुहैया करवाएगी। इससे वह क्षेत्र विकसित होता है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। यानी कि उससे क्या होगा, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो क्या भी होगा, वो भी विकसित होगा और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें क्या होगा, रोज़गार भी मिलेगा, ठीक। अब देखिए इसी के साथ आपके बजट का उद्देश्य खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं बजट प्राप्तियों की तरफ, ठीक। यानी कि बजट रिसिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बजट प्राप्तियाँ। ये बजट प्राप्तियाँ क्या होती है, अपने हम जान लेते हैं। देखिए, बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से सरकार की अनुमानित मौद्रिक प्राप्ति से है। यानी कि जो सरकार प्राप्त करती है सभी स्रोतों से पैसे, उसे को बोलते हैं बजट प्राप्तियाँ, ठीक। रिसिप्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्राप्ति मतलब क्या होती है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं प्राप्ति। तो जब सरकार पैसा प्राप्त करती है कहीं से भी तो उसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं बजट प्राप्ति। अब देखिए बजट प्राप्तियाँ आगे निम्न निम्न में वर्गित की जा सकती हैं। यानी कि बजट प्राप्तियाँ को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहले को हम क्या बोल सकते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, और दूसरे को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। अभी राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, इसे चलिए समझ लेते हैं। देखिए, राजस्व प्राप्ति पहले हम समझते हैं राजस्व प्राप्ति क्या होती है। देखिए, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति होती है जो ना ही देनदारी उत्पन्न करती है और ना ही किसी परिसंपत्ति को कम करती है, ठीक। अभी देनदारी उत्पन्न करने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है 10 रुपए का या 100 रुपए का, तो क्या बनती है, मेरी देनदारी बनती है। देनदारी मतलब क्या बनती है, मेरा एक फर्ज बनता है कि आपके 10 रुपए को क्या मैं करूँ, अदा करूँ, ठीक। क्योंकि मैंने आपसे क्या किया, उधार लिया है। तो ऐसे अगर कोई ऐसी प्राप्ति है जिससे क्या होती है, सरकार की देनदारी नहीं बढ़ती है और क्या होता है, ना ही सरकार की किसी संपत्ति क्या होती है, कम होती है। यानी कि ऐसी प्राप्तियाँ जिससे न सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है और न सरकार की ना ही सरकार की संपत्ति कम होती है, तो उसे क्या करते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राप्ति जिसमें सरकार की कोई संपत्ति भी ना कम हो और सरकार को कुछ मतलब देना भी ना पड़े किसी को, उसे क्या बोलते हैं हम, राजस्व प्राप्तियाँ बोलते हैं। राजस्व प्राप्ति मतलब समझ गए ना, ना देनदारी उत्पन्न हो, ना ही सरकार की संपत्ति कम हो। संपत्ति कम होने का मतलब क्या है, जैसे सरकार का कोई भी एसेट है वो क्या हो, उससे कम ना हो। एसेट के रूप में जैसे आप ज़मीन को ले सकते हैं, कोई कंपनी को ले सकते हैं, उसकी संपत्ति के रूप में गिना जाएगा, ठीक। यानी कि राजस्व प्राप्तियों में 2 चीज़ें पूरी होना ज़रूरी हैं। पहला क्या, ना तो देनदारी उत्पन्न करे वो और ना ही क्या करे, किसी संपत्ति को कम करे। अगर ऐसा कर रही है तो क्या होगा, वो राजस्व प्राप्ति कहलाएगी। दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, देखिए, या देनदारी उत्पन्न करती है या संपत्ति में कमी ला करती है। यानी पूंजीगत संपत्ति वही होती है जो या तो क्या करे, देनदारी उत्पन्न करे या क्या करे, संपत्ति में कमी करे। यानी कि अगर आपको किसी को कोई ऐसी प्राप्ति है, उसे देखना है कि पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं है, तो आप ये देखेंगे
है कि वो कोई देनदारी उत्पन्न कर रही है या नहीं उत्पन्न कर रही है। यानी कि अगर आप मान लीजिए सरकार ने किसी से लोन लिया किसी विदेशी सरकार से, तो आप देखिए क्या सरकार की देनदारी इसमें बनती है? तो आप हाँ, इसमें आप पाएँगे कि हाँ, सरकार की देनदारी बनती है। यानी कि अगर सरकार ने किसी अन्य देश से लोन लिया है तो क्या करेगी सरकार? उसे भविष्य में चल के उस पैसे का भुगतान करेगी। इसी को बोलते हैं देनदारी। तो इससे क्या होती है? सरकार की देनदारी बनती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, या जो प्राप्ति है, यानी कि जो ये सरकार ने ऋण लिया है क्या है? या एक क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक? और इससे और एक दूसरा तरीका होता है, तो कोई प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं इसे जानने का, यह देखिए कि वह सरकार की संपत्ति में कमी करती है या नहीं। मान लीजिए सरकार ने क्या किया, 5,000 रुपए प्राप्त किए। अब वो 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। तो 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने कैसे प्राप्त किए हैं? अगर आप इसका पता लगाते हैं और उसमें कोई संपत्ति कम नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं कि राजस्व प्राप्ति बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और उसमें सरकार की कोई संपत्ति कम हुई, मान लीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने रेलवे को बेच दिया और उससे 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। तो ये कैसी प्राप्ति हुई? ये पूंजीगत प्राप्ति हुई। क्यों पूंजीगत प्राप्ति हुई? क्योंकि इसमें सरकार की संपत्ति, यानी कि जो सरकार की संपत्ति रेलवे थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कैसी प्राप्ति होगी? पूंजीगत प्राप्ति होगी। यानी कि वो प्राप्तियां जिसमें क्या हो, देनदारी उत्पन्न हो और किसी संपत्ति की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं हम? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक? अगर इसमें से कोई एक भी काम नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब अगर इसमें से कोई ऐसी प्राप्ति है जो एक भी काम पूरा करती है तो देनदारी उत्पन्न करती है, तो संपत्ति में कमी करती है, तो उसे हम बोलेंगे पूंजीगत प्राप्ति। और मान लीजिए कोई ऐसी प्राप्ति है जिसमें न तो सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है, न सरकार की कोई संपत्ति कम होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के रूप में आप देख सकते हैं कर को ले सकते हैं, टैक्स। सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है ना, तो इसमें तो हम सरकार के ऊपर कोई देनदारी आती नहीं है और न सरकार की किसी संपत्ति में कमी होती है। तो इसको हम एक रूप से टैक्स को क्या कर सकते हैं? राजस्व प्राप्ति के अंदर रख सकते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति के अंदर क्या रख सकते हैं? किसी मतलब जैसे रेलवे हो गया या बाहरी क्षेत्रों से क्या लेना? उधार लेना। यानी कि उधार और विनिवेश क्या हो गया? पूंजीगत प्राप्ति हो गया। और टैक्स क्या हो गया? ये राजस्व प्राप्ति हो गया। ठीक? अभी इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। हमने सिर्फ आपको इसे मतलब आम रूप से समझाने के लिए बताया है। चलिए देखते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। पहले हम देखिए, राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से है जो न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती हैं और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी लाती हैं। बताया ना, जैसे कि जो वह प्राप्तियां जिसमें न तो सरकार की क्या हो? देनदारी उत्पन्न हो और न ही सरकार की कोई संपत्ति कम हो, उसे क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति बोलेंगे। यह नियमित और आवर्ती प्रकृति की होती हैं। नियमित और आवर्ती प्रकृति का मतलब यह है कि यह क्या होती हैं? बार-बार होती हैं। ऐसी प्राप्तियाँ क्या होती है? सरकार के पास बार-बार आती रहती हैं, नियमित रूप से आती रहती हैं। और सरकार इन्हीं गतिविधि के समान रूप में प्राप्त करता है। और सरकार क्या करता है? इन्हें गतिविधियों के समान रूप में प्राप्त करता है। यानी कि सरकार इन्हें क्या करता है? अक्सर प्राप्त करता रहता है। जैसे टैक्स है ना, टैक्स क्या होता है? सरकार के पास बार-बार आता रहता है। ठीक? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ये जो इनकी जो प्रकृति होती है, कैसी होती है? नियमित और आवर्ती प्रकृति होती है। एक प्राप्ति राजस्व प्राप्ति है जब वह निम्न दो आवश्यकताओं को आवश्यक शर्तों को पूर्ण करती है। यानी कि अगर कोई प्राप्ति राजस्व प्राप्ति है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दो आवश्यकताओं को देखेंगे। अगर इन दो आवश्यकताओं को पूर्ण करती है वो क्या है? तो क्या वह प्राप्ति राजस्व प्राप्ति है। देखिए, पहली आवश्यकता है प्राप्ति सरकार के लिए कोई देयता उत्पन्न ना करे। यानी कि सरकार की देनदारी उत्पन्न ना करे। देयता मतलब क्या हुई? देनदारी। ठीक? देखिए, उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कर राजस्व प्राप्तियां हैं क्योंकि वह कोई देयता उत्पन्न नहीं करते हैं। परंतु सरकार द्वारा उधार ली गई कर राशि राजस्व प्राप्ति नहीं है क्योंकि वह पुनर्भुगतान के रूप में देयता में वृद्धि करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर सरकार क्या करती है? कर प्राप्त करती है, तो क्या है ये? राजस्व प्राप्ति है। कर एक राजस्व प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि यह देयता उत्पन्न नहीं करती है। अगर सरकार किसी से कर ले रही है, यानी कि टैक्स ले रही है, तो सरकार की कोई देयता नहीं बनती है इसमें कि सरकार को उसको पैसे थोड़ी ना वापस करने जिससे टैक्स ले रही है। लेकिन मान लीजिए अगर सरकार किसी से उधार ले रही है, तो अगर सरकार किसी से उधार लेगी तो क्या करेगी? उसे उधार का पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि कुछ समय बाद क्या करना पड़ेगा? उसका उधार को लौटाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? सरकार के ऊपर देयता बढ़ रही है। तो यानी कि जिससे देयता बढ़ रही है वो क्या हो गया? वो राजस्व प्राप्ति के अंदर नहीं आएगा, वो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर आएगा। और जिसमें देयता नहीं बढ़ती है वो क्या होती है? वो राजस्व प्राप्ति होती है। यानी कि प्राप्तियां सरकार के लिए कोई देयता न उत्पन्न करें तो क्या होंगी? राजस्व प्राप्तियां होंगी। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राप्तियों को संपत्ति में कमी नहीं लानी चाहिए। यानी कि ऐसी प्राप्तियां जो
सब सरकार की संपत्ति में कमी ना लाएं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो सरकार की कोई भी अगर संपत्ति, कोई भी ऐसी प्राप्ति है जो नहीं कम करती है तो क्या होगी, राजस्व प्राप्ति होगी। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यमों के शेयर की बिक्री से प्राप्ति राजस्व प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यह सरकार की संपत्ति को गिरावट की तरफ ले जाती है। अगर मान लीजिए सरकार ने क्या किया, शेयर की बिक्री कर दिया और उससे कुछ पैसे पा लिए, तो क्या होगा, ये जो होगा ये राजस्व प्राप्ति नहीं होगा। राजस्व प्राप्ति क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार शेयर की बिक्री करती है तो क्या होता है, इससे सरकार की संपत्ति में गिरावट होता है, इसलिए क्या होगा, ये राजस्व प्राप्ति नहीं होगा। यानी कि राजस्व प्राप्तियां सिर्फ वही होंगी जो सरकार की न तो देनदारी उत्पन्न करें और न सरकार की संपत्तियों में कमी करें। उदाहरण के लिए जैसे कि टैक्स हो गया, या क्या हो गया, जैसे कि हम कई सारे सरकार को फीस देते हैं ना, जैसे कि जुर्माना हो गया, उसके बाद आप देखेंगे सरकार हमारी कोई चीज़ को जब्त कर लेती है। ये सब क्या है, ये सब राजस्व प्राप्तियां हैं, क्योंकि इसमें ना तो सरकार की देनदारी उत्पन्न हो रही है, न तो सरकार की परिसंपत्ति कम हो रही है। ठीक, अब राजस्व प्राप्तियों के दो स्रोत होते हैं, यानी कि राजस्व प्राप्ति के जो दो स्रोत हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला है कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर राजस्व मतलब क्या होता है, जो सरकार हमारे ऊपर कर लगाकर प्राप्तियां प्राप्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर राजस्व। आपने देखा होगा ना, सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स हो गया, ये सब क्या है, सब कर राजस्व है। और गैर कर राजस्व वो होते हैं, जैसे कि हम सब देखते हैं ना, हम सब सरकार को बहुत सारे फीस पेमेंट करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको अभी अपना आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सरकार को फीस देंगे, या आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए आप सरकार को फीस देंगे, या आप सरकार की किसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सरकार को थोड़ा सा फीस देंगे। तो ये सब क्या होते हैं, गैर कर राजस्व होते हैं। ठीक, अब देखिए कर राजस्व क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राजस्व से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए करों और दूसरे शुल्कों से प्राप्तियों के कुल योग से होता है। यानी कि कर राजस्व से क्या मतलब है, जो सरकार क्या करती है, कर लगाती है, और जो दूसरे शुल्क होते हैं उनसे उनसे जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं क्या, कर राजस्व बोलते हैं। ठीक, तो कर राजस्व का मतलब जो सरकार क्या करती है, लोगों के ऊपर कर लगाती है, और जो दूसरे शुल्क होते हैं सरकार, उनके दोनों योग को हम क्या बोलते हैं, कर राजस्व बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक, देखिए कर वह अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा सरकार को बदले में बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के किए जाते हैं। यानी कि कर वह भुगतान होते हैं जो सरकार को क्या करती हैं, कंपनियां और व्यक्ति करते हैं बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब हम सरकार को भुगतान करते हैं किसी कर का, तो हम ये नहीं जानते, तो हम सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सरकार हमारे ऊपर भी पैसा खर्च करे। वो सरकार चाहे जहाँ भी पैसा खर्च कर सकती है, यानी कि हम सरकार से किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं कर सकते हैं जब हम टैक्स का भुगतान करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका अर्थ यह है कि करों के दो पहलू होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, कर के दो पहलू होते हैं। देखिए कर पहला पहलू क्या होता है, कर अनिवार्य भुगतान है, अर्थात इसके भुगतान को कोई मना नहीं कर सकता है। यानी कि जो कर है सब क्या है, एक अनिवार्य यानी कि कंपलसरी भुगतान है, यानी कि सबको क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि मना कर देगा कि इसके ऊपर टैक्स लग रहा है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये सब एक अनिवार्य भुगतान है, इनको कोई मना नहीं कर सकता देने से। ठीक, अब देखिए, और दूसरी क्या है, दूसरा पहलू क्या है, कर प्राप्तियां सरकार द्वारा देश में लोगों के आय लाभ के लिए व्यय की जाती हैं। यानी कि जो कर प्राप्तियां होती हैं क्या होती हैं, जो देश में लोग रहते हैं उनके आय के लाभ के लिए क्या की जाती हैं, खर्च की जाती हैं। यानी कि जो सरकार लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लेता है उसको क्या करता है, देश की जनता के ऊपर खर्च करता है। ठीक, करदाता यह आशा नहीं कर सकता कि कर की राशि उसके प्रत्यक्ष लाभ के लिए इस्तेमाल होगी। यानी करदाता यह उम्मीद न करे, जो पैसा टैक्स के रूप में दे रहा है वह यह उम्मीद न करे कि सरकार ये पैसा क्या करेगी, मेरे ऊपर ही खर्च करेगी। वो सरकार किसी के ऊपर भी कर सकती है। यानी कि अगर आप सरकार को खर्च टैक्स के रूप में कुछ पैसा पे कर रहे हैं तो उससे आप क्या करिए, कोई प्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद ना रखिए। ठीक, अब देखिए दूसरा आता है कर राजस्व निम्न रूप में वर्गित किए जा सकते हैं। यानी कि जो कर राजस्व होता है उसको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष कर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। प्रत्यक्ष कर से अभिप्राय उन करों से है जो व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति और आय पर लगाए जाते हैं और उनके द्वारा सरकार को सीधे भुगतान किए जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष कर वो कर हैं जो क्या होता है, व्यक्ति और कंपनी पर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे और उनके द्वारा सीधे भुगतान किए जाएंगे। यानी कि सरकार व्यक्ति और कंपनियों से सीधे वसूलती है। यानी कि जो जिसके ऊपर भी कर लगाया जाता है वो क्या करता है, सरकार को जब सीधे भुगतान करता है तो उस कर को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर बोलते हैं।
हैं। ठीक, देखिए अब इनके फीचर क्या है, प्रत्यक्ष कर के यानी कि विशेषताएं, लक्षण क्या है। ये व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए जाते हैं, यानी कि व्यक्ति और कंपनी पे क्या करते हैं, ऐसे कर लगाए जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष कर, कर भुगतान की देयता अर्थात प्रभाव और कर का वास्तविक भार अर्थात बोझ समान व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात उसका भार दूसरों पर डाला नहीं जा सकता है। यानी देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर किसी के ऊपर सरकार कर लगाती है तो उसका क्या होता है, उसका जो प्रभाव यानी कि भुगतान की जो देयता होती है, यानी कि जो देनदारी होती है, और जो उसका बोझ यानी कि जो वास्तविक भार यानी कि जो पैसा वास्तव में देगा, वो क्या होता है, समान व्यक्ति पे पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर जिसके ऊपर कर लगाया गया है वही क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा। वह किसी दूसरे ऊपर उसको दूसरे को उस कर को क्या हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यानी कि जिसका क्या है, प्रभाव और बोझ समान व्यक्ति पे पड़ता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अर्थात उसका भार दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस जो कर लगा है आप पर, उसका भार आप दूसरों पर डाल दें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स आपके ऊपर लगा है तो क्या करेंगे, आप ही उसका भुगतान करेंगे, आप उसका भार दूसरों पर नहीं डाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण के लिए, आयकर की स्थिति में कर के भुगतान की देयता अर्थात प्रभाव और वास्तविक भार उस समान व्यक्ति पर होता है जिस पर यह लगाया जाता है। यानी कि आप देखते हैं ना, इनकम टैक्स में क्या है, आयकर में क्या होता है, जो भुगतान की देयता है यानी कि जो भुगतान की देनदारी है अर्थात उसका प्रभाव और उसका वास्तविक भार उसी व्यक्ति पर रहता है जिस पे क्या किया जाता है, इनकम टैक्स लगाया जाता है। यानी कि जिस पे इनकम टैक्स लगता है उसी को कर देना होता है, और उसका वास्तविक भार और क्या प्रभाव भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है जिस पे लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए, यह लोगों के आय के स्तर और क्रय शक्ति को सीधे प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बदलने में सहायता करता है। यानी कि टैक्स क्या करता है, लोगों के आय के स्तर और क्रय शक्ति को सीधे प्रभावित करता है और मांग के समग्र स्तर को प्रभावित करता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर सरकार ज़्यादा कर लगाएगी तो क्या होगा, आय का स्तर लोगों का घट जाएगा और लोगों की क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। और सरकार अगर कम खर्च लगाएगी तो आय का स्तर लोगों का बढ़ जाएगा और लोगों की खरीदने की शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, जो समग्र मांग है यानी कि जो टोटल डिमांड है इकोनॉमी में, वो भी क्या हो जाएगी, इससे बदलती रहेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बदलने में जो कर है क्या करता है, सहायता करता है। अगर सरकार समग्र मांग को बदलने के क्या करती है, कर को कम और ज़्यादा करती रहती है, जिससे क्या होता है, समग्र मांग बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण हैं उनको हम देख लेते हैं। आयकर, निगम कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, मृत्यु शुल्क, पूंजीगत लाभ, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। यानी कि इनका भार उसी पे पड़ता है और प्रभाव भी और बोझ भी उसी पे पड़ता है जिसके ऊपर ये सब क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक, अब दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष कर से अभिप्राय उन करों से है जो व्यक्तियों और कंपनियों की आय और संपत्ति को उनके उपभोग व्यय के माध्यम से प्रभावित करते हैं। यानी कि आय कर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, व्यक्तियों और कंपनियों की आय और संपत्ति को उनके उपभोग व्यय के माध्यम से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। ठीक, ये जो कर होते हैं, आय जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। और पिछले वाले किस पे लगाए जाते थे, लोगों की आय पर लगाए जाते थे। ठीक, और किसको लगाए जाते थे, उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक, और ये जो है किस पे लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, व्यक्ति की आय पर नहीं लगाए जाते हैं। ठीक, कर भुगतान की देयता अर्थात प्रभाव और कर का वास्तविक भार अर्थात बोझ विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, अर्थात इसका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। यानी कि जो कर के भुगतान की देयता होती है, यानी कि जो कर भुगतान की देयता होती है और जो कर का वास्तविक भार होता है वो विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी कि जिस पे कर लगाया जाता है वह उस कर को नहीं देता है, वो क्या करता है, उस कर को दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देता है। इससे क्या होता है, उसका जो बोझ रहता है उसके दूसरे के ऊपर प्रभाव चला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका जो भार है वो दूसरों पर डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जीएसटी को जानते हैं। जीएसटी दुकानदार के ऊपर लगता है, लेकिन क्या करता है, दुकानदार एक ग्राहकों से वसूल करता है। तो जीएसटी कैसा हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इसको आप आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उस पे आपसे क्या किया जाता है, टैक्सों का भी क्या किया जाता है, पैसा लिया जाता है। आपने पीछे देखा होगा ना, आपने किसी भी सामान के लिखा होगा उसके इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि सभी टैक्सों को समाहित किए
अब जो टैक्स आपने भरा उस वस्तु के पीछे जो आपने खरीदी, वो टैक्स आप ऊपर नहीं था, वो टैक्स उसके ऊपर था जिससे आपने वो वस्तु खरीदी, यानी कि वो दुकानदार के ऊपर था टैक्स। लेकिन जो दुकानदार था उस टैक्स के भार को क्या किया, आपके ऊपर डाल दिया, यानी कि उसका जो भार था टैक्स का, उसके सेलर ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया है, उसको आपके ऊपर क्या किया है, वो डाल दिया है। इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदी जिसके क्या थी, जिसकी प्राइस थी 18,000 रुपये, और उस पर 2,000 रुपये का टैक्स लग गया और मुझे कितने का पड़ा, 20,000 रुपये का पड़ा। अब देखिए उस 2,000 रुपये का जो टैक्स था उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसने मेरे ऊपर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ रहा था 2,000 रुपये का, उसने क्या किया, वो 2,000 रुपये के टैक्स का जो भार था उसने क्या हुआ, मेरे ऊपर डाल दिया। यानी कि जब किसी टैक्स का भार क्या किया जाए, विभिन्न मतलब दूसरे के ऊपर डाला जा सका है जाए, यानी कि जो टैक्स का भार है वो एक आदमी से दूसरे आदमी को क्या किया जा करे, हस्तांतरित किया जा सके। यानी कि जो टैक्स का भार है एक आदमी से दूसरे आदमी पर हस्तांतरित किया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए उदाहरण के लिए वस्तु और सेवा यानी कर, वस्तु और सेवा कर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, की स्थिति में सरकार को कर चुकाने की देयता अर्थात प्रभाव विक्रेता पर होता है, परंतु वास्तविक भार अर्थात बोझ उपभोक्ता पर होता है, क्योंकि विक्रेता उनसे जीएसटी संग्रहित करता है, इसलिए अप्रत्यक्ष करों का भार हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि इसमें हम क्या देखें, जो जीएसटी होता है उसमें क्या होता है, जीएसटी का तो प्रभाव किस पे होता है, प्रभाव होता है जो सरकार को चुकाने के लिए जो प्रभाव होता है विक्रेता पर होता है, यानी कि जो उसका जीएसटी का प्रभाव रहेगा विक्रेता पर रहेगा। लेकिन जो जीएसटी का दुकानदार होता है, यानी जो दुकानदार रहेगा वो जीएसटी को क्या करेगा, वो दूसरे अपने भोक्ता के ऊपर क्या करेगा, उस जीएसटी के बोझ को क्या कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनके भार को क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित यानी कि टाला जा सकता है। ठीक, लेकिन आयकर में ऐसा नहीं होता है, जिसके ऊपर लगेगा आयकर वही देगा। अगर आयकर दुकानदार के ऊपर लग रहा है तो क्या करेगा, दुकानदार ही आयकर देगा। तो ऐसा नहीं है कि अपने उपभोक्ता से बोलेगा तुम मेरा आयकर दे दो। यानी कि आयकर ऐसे प्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लगता है वही देता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लगता है वो नहीं देता है। वो क्या करता है, उसके बोझ को दूसरे के ऊपर हस्तांतरित कर देता है, यानी कि उसका प्रभाव क्या होता है, दूसरे के ऊपर, बोझ क्या होता है, दूसरे के ऊपर पड़ता है। ठीक, हमने देख लिया ना कि टैक्स से पैसा कहाँ आता है, यानी कि मतलब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यानी कि हमने देख लिया सरकार को टैक्स से पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब हम देते हैं जो सरकार को नॉन टैक्स यानी रेवेन्यू है, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं गैर कर राजस्व, यानी कि जो सरकार को कर के अलावा जो पैसे प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए हम इसकी एक छोटी सी मतलब डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, जो गैर कर राजस्व से अभिप्राय सरकार की कर प्राप्तियों को छोड़कर सभी दूसरे स्रोतों से हुई प्राप्तियों से है। यानी कि गैर कर प्राप्ति का मतलब ये होता है, गैर राजस्व कर को छोड़कर सरकार और जहाँ जहाँ से भी पैसे पाती है वो सब क्या होता है, वो सब क्या होता है, गैर कर राजस्व होता है। यानी कि सिर्फ टैक्स को छोड़कर और सरकार जैसे ही पैसा पाएगी वो सब क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गैर कर राजस्व होगा। गैर कर राजस्व के कुछ जो मुख्य स्रोत हैं, यानी कि जो मेन वन स्रोत है वो नीचे दिए गए हैं, उसको हम एक बार आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। ठीक, देखिए पहला है ब्याज। अब ब्याज क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट होती है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को और जो निजी उद्यमी रहते हैं और जो जनता रहती है उनको क्या करती है, ऋण देती है। और उस ऋण पे जो सरकार ब्याज प्राप्त करती है उस क्या होता है, वो नॉन टैक्स यानी कि गैर कर राजस्व में आता है। यानी कि जो सरकार ऋण देती है और जिस पे ब्याज प्राप्त करती है वह सभी ब्याज क्या होते हैं, वो नॉन टैक्स यानी कि गैर कर राजस्व में आते हैं। ठीक, और दूसरा है लाभ और लाभांश। अब इसमें क्या, अब देखिए जो सरकार लाभ और लाभांश का मतलब ये होता है, जो सरकार है उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं ना, जैसे कि आप जानते होंगे सरकार की रेलवे है, सेल भेल गेल एलआईसी है, सब क्या है, सब गवर्नमेंट कंपनियां हैं। तो इससे सरकार जो क्या करती है, प्रॉफिट पाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम लाभ बोलते हैं। यानी कि जो सरकार को अपनी कंपनियों से लाभ प्राप्त होता है उसे हम लाभ बोलते हैं। और लाभांश मतलब क्या होता है, सरकार ने अलग अलग कंपनी में निवेश कर रखे होते हैं ना, तो उसको निवेश के रूप में जो धन प्राप्त होता है, यानी कि जो निवेश के रूप में से लाभांश प्राप्त होता है उसे हम लाभांश बोलते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा है शुल्क। शुल्क मतलब क्या होता है, देखिए हम विभिन्न सेवाओं के लिए क्या करते हैं, शुल्क अदा करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फीस बोलते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ आप बनवाने जा रहे हैं या कोई चीज़ आप इशू करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार क्या करती है, आपसे शुल्क लेती है। ये फीस, जैसे कि आपने कोई
रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने कोई, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस लिया सरकार से, या आपने कुछ और अन्य चीज़ें बनवाई, आधार कार्ड वार्ड बनवाया, तो इसके पैसे आपको कुछ, इसके भी इन सबको बनवाने के लिए आपको करना पड़ता है, सरकार को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फीस कहलाती हैं। ठीक। अब लाइसेंस फीस क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ कोई चीज़ खोलना होता है या किसी चीज़ की परमिट लेनी होती है, तो जैसे कि आपको गन रखना है या आपको दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो उस लाइसेंस के लिए भी क्या करना पड़ता है, सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो जो लाइसेंस बनवाने के पीछे पैसा आता है सरकार को, उसे क्या बोलते हैं, लाइसेंस फीस बोलते हैं। ठीक। अब अगला है जुर्माना और दंड। जुर्माना और दंड आप सभी जानते होंगे ना, जैसे कि आप अगर कोई किसी कानून को तोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी और या आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या होगा, सरकार आप पे क्या करेगी, जुर्माना लगाएगी या दंड लगाएगी। तो इससे क्या होता है, सरकार को कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जो जुर्माना और दंड के रूप में सरकार को पैसे प्राप्त होंगे, कैसे पैसे होंगे, कैसे राजस्व होंगे, गैर कर राजस्व होंगे। ठीक। और दूसरा है एस चीट। एस चीट का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई मर जाता है मान लीजिए और उसका कोई वारिस नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना नहीं है, तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है क्या करती है सरकार, उसको क्या कर लेती है, कब ले लेती है, उसी को बोलते हैं एस्टेट। यानी कि ऐसे लोग जो बिना बिना वारिस के अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जाते हैं, उन सब प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा कर लेती है और उससे जो उसे राजस्व प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम एस्टेट। और उपहार और अनुदान। अब देखिए उपहार और अनुदान में क्या शामिल है, देखिए इसमें सरकार जो होती है ना, वो विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उपहार और अनुदान प्राप्त करती है। आपने देखा होगा कभी कभी व्यक्ति और कंपनियां भी सरकार को स्वैच्छिक रूप से मुद्रा उपहार में देते हैं। और जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा ना कि जब हमारे यहाँ ये कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि युद्ध हो जाता है या कोई हमारे यहाँ भुखमरी आ जाएगी या कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे बाहरी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो एक्टर होते हैं, जैसे सोनू सूद हो गए, ये सब क्या करते हैं, सरकार को कुछ पैसे डोनेट करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब उपहार और अनुदान के अंदर आते हैं। अनुदान में क्या होता है, जैसे अनुदान में जैसे आप देखे होंगे, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं या विदेशी सरकार होती हैं, जो उनसे पैसे प्राप्त होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, अनुदान के रूप में गिनते हैं। इसे एड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक। अब देखिए जब्ती क्या होती है, जब्ती में ये होता है, जब मान लीजिए आपकी किसी दंड के रूप में, आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई दंड लगा है, आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो क्या होती है, जब्ती हो जाती है। यानी कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपने उसका फॉलो नहीं किया, तो क्या करेगी सरकार, जब्ती करेगी। और जब्ती से जो धन प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं हम, जब्ती से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, जब्ती बोलते हैं। अब देखिए विशेष आकलन। विशेष आकलन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका घर है और उसके बगल में कोई एयरपोर्ट बन गया या कोई मेट्रो स्टेशन बन गया, या सरकार ने ऐसी कोई और विकास की गतिविधि कर दी, जिससे क्या हो गया, आपके जो घर की जमीन है उसका क्या हो गया, कीमत बढ़ गया। यानी कि जब सरकार की गतिविधियों से क्या होता है, किसी जमीन या किसी जगह की वैल्यू या कीमत बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करती है, उन व्यक्तियों से जो वहाँ पर रहते हैं उनसे क्या करती है, टैक्स लेगी। सरकार बोलेगी भाई देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बनवा दिया ना, तो इससे क्या हुआ, आपकी जो जमीन की लागत है वो बढ़ गई, या आपके जो ये संपत्ति है उसका क्या हुआ, जो बाजार मूल्य है वो बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करिए, आप कुछ हमें पैसे दीजिए, तो कुछ पैसे दीजिए नॉन टैक्स के रूप में। तो जो पैसे उसके बदले लिए जाते हैं उसे वो बोलते हैं विशेष आकलन। ठीक। पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, देखिए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्ति को हम इंग्लिश में कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता उत्पन्न, मतलब जो सरकार के लिए क्या करें, देयता उत्पन्न करें, या सरकार की संपत्ति में गिरावट लाएं। यानी कि कोई भी ऐसी प्राप्ति जिससे क्या हो, सरकार की देयता उत्पन्न हो या सरकार की संपत्ति में गिरावट आए, उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, कोई किसी कंपनी का शेयर बेच दिया। जैसे मान लीजिए सरकार ने जैसे मान लीजिए एयर इंडिया का सरकार ने 50% शेयर किसी को बेच दिया, तो उससे क्या हुआ, सरकार की संपत्ति में क्या हुआ, गिरावट आ गया। तो ये प्राप्ति कैसी हुई, ये प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति हुई। या तो मान लीजिए सरकार ने किसी से क्या कर लिया, लोन ले लिया, तो इससे क्या हुई, सरकार की देयता बढ़ गई, तो ये भी क्या हुई, ये प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति हुई। यानी कि वह प्राप्तियां जो क्या करें, जो या तो देयता उत्पन्न करती हो या सरकार की संपत्ति में गिरावट लाती हो, इस प्राप्ति को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं, ये गैर आवर्ती और गैर दैनिक प्रवृत्ति की होती हैं। यानी कि ये ऐसी प्राप्तियां बार बार नहीं होती हैं। ठीक। ये प्राप्तियां कभी कभी होती हैं, यानी कि ये दैनिक नहीं है, ये रोज घटित होने वाली नहीं है, कभी कभार घटित होती हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको गैर दैनिक
प्राप्तियां बोलते हैं। और एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है यदि वह निम्न दो शर्तों को पूरा करती है। यानी कि अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं, तो हम यह देख सकते हैं कि जो निम्न दो शर्तें हैं वह पूंजीगत प्राप्ति होने के लिए उसे पूरा करना चाहिए। तो पहली शर्त यह है पूंजीगत प्राप्ति की कि प्राप्ति को सरकार के लिए देयता अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए। यानी जो प्राप्ति है उससे सरकार को क्या हो, देयता उत्पन्न हो। देयता मतलब देनदारी उत्पन्न हो। देखिए उदाहरण के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह सरकार की देयता को बढ़ाता है। जैसे अगर सरकार किसी से ऋण लेती है, ऋण मतलब लोन लेती है, तो क्या होती है, इससे सरकार की देयता उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक, परंतु प्राप्त कर यानी कि जो सरकार कर प्राप्त करती है वो क्या है, वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं पूंजीगत प्राप्ति है? क्योंकि यह किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि जो ऋण है वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन जो कर है, कर क्या है, कर पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के प्रति कोई देयता उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि सरकार जिससे कर लेती है उसको वापस नहीं करती है, इसीलिए क्या हुआ, जो कर है वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। लेकिन जब सरकार जिससे भी ऋण लेती है, लोन लेती है उधार, तो उसको क्या करता है, उसे देना पड़ता है एक समय के बाद, इसीलिए क्या होता है, ऋण पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरी शर्त क्या है। दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि उस प्राप्ति को सरकार की संपत्ति में कमी अवश्य करना चाहिए। यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि प्राप्ति को जो सरकार की संपत्ति है उसमें क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि सरकारी उद्यमों को शेयर की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत प्राप्ति है। यानी कि सरकार को सरकारी उद्यमों को जब वो शेयर बेचती है उससे जो प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति में कमी आती है। यानी कि अगर सरकार ने किसी कंपनी का शेयर बेच दिया तो क्या हुआ, उसकी संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई, इसलिए क्या होगा, वह एक पूंजीगत प्राप्ति होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। यानी कि सोर्सेज ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति सरकार को कहां से मिलती है। तो पूंजीगत प्राप्ति को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सरकार है वो 3 तरीकों से क्या कर सकती है, पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त कर सकती है। वो कैसे कैसे प्राप्त कर सकती है, चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाकर अर्थशास्त्र से संबंधित और भी वीडियो अन्य चैप्टर के भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का हो या इतिहास या राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र, उसके वीडियो आपको हिंदी मीडियम में बढ़िया पिक्चर के साथ, मैप और कार्टून और इंपॉर्टेंट बॉक्सेस के साथ मिल जाएंगे। तो आप जाकर उसकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं उन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो 3 प्रकार की ऐसी स्रोत हैं जहां से आती हैं। तो 3 प्रकार के स्रोत कौन से हैं उसको हम जानते हैं। जो पहला स्रोत है उधार है। उधार मतलब क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, जब सरकार का अतिव्यय हो जाता है तो क्या करती है, सरकार उधार लेती है। यानी कि जब सरकार ज़्यादा रुपए खर्च कर देती है, ज़्यादा रुपए खर्च करना चाहती है तो क्या करती है, उधार लेती है। तो एक इसमें आता है पूंजीगत प्राप्ति में आता है। पूंजीगत प्राप्ति में उधार क्यों आता है, आप जानते हैं ना, क्यों क्या होगा, क्योंकि उधार से क्या होगा, सरकार की देनदारी बढ़ेगी तो जो देयता उत्पन्न करेगा सरकार के ऊपर, इस कारण वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। देखिए अतिव्यय को पूरा करने के लिए सरकार उधार राशि एकत्र करती है। यहाँ पर एकत्र रहना चाहिए, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि उधार मतलब जो अतिव्यय हो जाता है, यानी जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो क्या करती है, वो उधार लेती है, जिससे क्या हो सके, उसका जो वो व्यय करना चाहता है वो पूरा हो सके। ठीक, और क्या करती है सरकार खुले बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी सरकार जैसे यूएस, इंग्लैंड इत्यादि से उधार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे बैंक, जैसे कि यहाँ पर रहना चाहिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से राशि उधार लेती है। उधार प्राप्तियां हैं क्योंकि यह सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं। यानी कि उधार जो है पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इस क्यों, क्योंकि ये सरकार की क्या करती हैं, देयता उत्पन्न करती हैं। और सरकार उधार कहाँ से लेती है, पहला तो सरकार किससे लेती है, खुले बाजार की नीति के माध्यम से जनता से उधार लेती है सरकार। और दूसरा किससे लेती है, भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, सरकार उससे उधार लेती है। और तीसरा विदेशी सरकारों से, जैसे यूएस हो गया या अमेरिका, जापान, जर्मनी हो गया, इन सबसे उधार लेती है। और बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, इन सबसे भी सरकार क्या करती है, उधार लेती है। इसलिए क्या है, ये सब प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक दोस्तों, अब दूसरा जो पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत है वह है ऋण की वसूली। अब देखिए दोस्तों ऋण की वसूली क्या है। देखिए सरकार राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न ऋण देती है। ऐसे ऋण वसूली पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि
यह सरकार की संपत्ति को कम करता है। देखिए जो सरकार है ना, वो राज्य सरकार हो गया या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो गया, उनको क्या करती है, बहुत प्रकार से ऋण देती है। तो ऐसे जब ऋणों को सरकार उनसे लेती है, यानी कि जब सरकार किसी सरकार को जो मतलब राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को जो ऋण दी रहती है, जब उस ऋण को सरकार वापस लेती है, यानी कि जब उसको पुनर्भुगतान प्राप्त करती है, तो भी यह क्या होती है, सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार की संपत्ति में कमी आती है। इसलिए क्या होता है, जब सरकार ऋणों की वसूली करती है, उसको हम किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। और अन्य प्राप्तियों में क्या है, इसमें शामिल है, पहला तो है विनियोग। विनियोग क्या होता है, देखिए जब सरकार क्या करती है, विनियोग यहाँ नहीं, यहाँ विनिवेश रहना चाहिए। अच्छा, मतलब आप इसको विनियोग के रूप में विनिवेश को जान सकते हैं। हम आपको बताते हैं विनिवेश क्या है। देखिए, विनिवेश से सरकार द्वारा आधारित चुनी हुई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसे हम पीसीओ बोलते हैं, के शेयर का एक भाग या पूरे शेयर को बेचने के कार्य से है। विनियोग का मतलब क्या होता है, जो सरकार होती है, जब अपने कोई सरकारी कंपनी का या कोई सरकारी उद्यम का क्या करती है, शेयर बेच देती है, या तो एक भाग या तो पूरा का पूरा शेयर बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम विनियोग बोलते हैं। जैसे सरकार किसी चीज में पैसा लगाती है तो क्या बोलते हैं, उसे हम निवेश बोलते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे, जब सरकार कहीं पर पैसा लगाती है तो हम बोलेंगे सरकार ने इतने रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब ऐसे सरकार पैसा निकालती है, तो जैसे कि हम विनियोग का शब्द प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि निवेश में क्या होता है, सरकार पैसा देती है, लेकिन विनियोग में क्या होता है, सरकार पैसा निकालती है। तो जब सरकार पैसा निकालती है तो उससे क्या होता है, सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, इसे हम किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। ठीक, यह पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है क्योंकि यह सरकार की संपत्ति को कम करती है। ठीक, क्योंकि सरकार की संपत्ति क्या होती है, विनियोग से कम होती है, इसलिए इसे हम किससे रखते हैं, पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। और दूसरा है सरकार समता शेयरों के रूप में विभिन्न पीएसयू के स्वामित्व रखती है। जब सरकार अपने शेयरों का एक भाग या पूरे शेयर को बेचती है, तब इससे पीएसयू के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी उद्यमों को हो जाता है। मतलब यानी कि जब सरकार क्या करती है, विनिवेश करती है, पीएसयू के शेयरों को बेचती है, तो क्या होता है, वो कंपनी क्या हो जाती है, सरकारी से प्राइवेट बन जाती है। यानी कि सरकार से क्या होती है, उस कंपनी का जो मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, क्या होता है, वो चला जाता है और निजी कंपनी में क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाती है। दूसरा होता है, यानी तीसरा जो है इसका पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत, उसका बी पार्ट है लघु बचत। अब लघु बचत क्या होती है, देखिए हम सब क्या करते हैं, लघु बचतों के रूप में क्या करते हैं, अपने पैसे रखते हैं ना। आप सबने देखे होंगे, लघु बचत के रूप में लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डाकघर में जमा करके रखते हैं, राष्ट्रीय बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद लेते हैं, या अन्य माध्यमों से क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पैसा थोड़ा थोड़ा सा सरकार को देते हैं। यानी कि सरकार जब सरकार छोटे छोटे मात्रा में जनता से लोन प्राप्त करे, या बैंक घर में जो हम पैसा जमा करते हैं उससे लोन प्राप्त करे, या क्या करे, सरकार किसान विकास पत्र से क्या करे, लोन प्राप्त करे, तो इसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, देयता उत्पन्न करता है। ठीक, लघु बचतों में क्या क्या शामिल है, आप जान गए ना, डाकघर की बचतें, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब लघु बचत में शामिल है। यानी कि जब सरकार जनता से लोन लेती है छोटा मोटा, या राष्ट्रीय बचत बैंकों से थोड़ा मोटा पैसा लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लघु बचतें बोलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ क्या होता है, आपका पूंजीगत प्राप्ति खत्म होती है। दोस्तों, एक बार ये आइए जान लेते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में क्या अंतर है। कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है, तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आप हेडिंग के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में तुलना या अंतर, आप एक ही समझिए, तुलना और अंतर का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं परीक्षाओं में ये आता है कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में तुलना कीजिए, कहीं कहीं आता है अंतर। ठीक, तो तुलना और अंतर एक ही चीज होता है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति में क्या होता है और पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या होता है। ठीक, वही को हम लिख देंगे, एक साइड में राजस्व प्राप्ति और एक साइड पूंजीगत प्राप्ति, तो यही वो अंतर हो जाता है। तो देखते हैं हम, देखिए यह ना तो देयता उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कमी करती है। यानी कि जो पूंजीगत राजस्व प्राप्ति होती है, वो ना सरकार के लिए क्या करती है, ना तो देयता उत्पन्न करती है और ना ही क्या करती है, ना सरकार की संपत्ति में कमी करती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्ति में, तो हमने देखा अभी ना, यह या तो किसी देयता को उत्पन्न करती है या सरकार की संपत्ति को कम करती है। ठीक, और दूसरा बात यह है कि जो राजस्व प्राप्ति है या नियमित होती है, यानी कि रोज रोज आती है, जैसे कि हो गया टैक्स रोज आएगा, या लेकिन क्या हो गया, जो पूंजीगत प्राप्ति हो गया, या अनियमित या गैर आवर्ती प्रकृति की होती है, यानी कि बार बार नहीं आता है। पूंजीगत प्राप्तियां कभी कभार होती हैं और राष्ट्र को लौटाने की कोई भी देयता नहीं होती है। यानी कि इसमें जो पैसा मिलता है सरकार को राजस्व प्राप्ति से, उसे लौटाने के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी या देयता नहीं होती है। लेकिन कुछ निश्चित पूंजीगत प्राप्तियों, जैसे कि उधार
लेने में भविष्य में ब्याज के साथ चुकाने की देयता होती है। यानी कि जैसे कुछ ऐसी प्राप्तियां होती है पूंजीगत की, जैसे कि हम जानते हैं उधार, जब उधार हम लेते हैं तो क्या होता है उसे भविष्य में हमें किसके ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है, लेकिन ऐसा राजस्व प्राप्ति में नहीं होता, राजस्व प्राप्ति में चुकाना नहीं पड़ता है। ठीक, और जैसे कि राजस्व प्राप्ति के हम उदाहरण देख सकते हैं, कर राजस्व जैसे कि आय कर, बिक्री कर इत्यादि। ठीक, और राजस्व कर जैसे कि आप सब जानते होंगे ना, ब्याज शुल्क, ये सब इसमें आ जाते हैं, किसमें राजस्व प्राप्ति के उदाहरण में आ जाते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, उधार, विनिवेश इत्यादि, ये सब क्या है, पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर क्या है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कि सरकार के बजट के घटक कितने प्रकार के हैं और सरकार के बजट घटक क्या क्या है। दोस्तों सरकार की बजट के घटक यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द बजट, बजट के घटक में मतलब दो चीजें आती हैं, पहला तो राजस्व बजट और दूसरा तो पूंजीगत बजट। ठीक, अब इसे हम जान लेते हैं। देखिए, बजट के घटकों से अभिप्राय बजट की संरचना से है, यानी कि बजट की संरचना कैसी होती है उसे को हम क्या बोलते हैं, बजट के घटक बोलते हैं। बजट के दो मुख्य घटक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्व घटक और पूंजीगत घटक। यानी कि बजट के जो दो घटक होते हैं, पहला होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ठीक, और राजस्व बजट क्या होता है, या सरकार के बजट के राजस्व पहलुओं के साथ संबंधित होता है, यानी कि इसमें राजस्व पहलुओं से संबंध रखा जाता है। राजस्व बजट के अंदर यह व्याख्या करता है कि यह सरकार कैसे राजस्व का सृजन और संग्रहण करती है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि सरकार राजस्व का कैसे संग्रहण और क्या करती है, सृजन करती है। और इससे यह भी पता चलता है कि यह कैसे विभिन्न व्यय की मदों में आवंटित होता है, यानी कि यह कैसे विभिन्न मदों में क्या होता है, आवंटित होता है, इससे अभी पता चलता है। राजस्व बजट दो प्रकार के होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। जैसे कि हम राजस्व प्राप्तियां पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम राजस्व व्यय आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरा बजट होता है जो पूंजीगत बजट, यह सरकार के बजट के पूंजीगत पहलुओं के साथ संबंधित होता है और इसमें निम्न का समावेश होता है। यानी पूंजीगत बजट क्या होता है, पूंजीगत पहलुओं से संबंधित होता है। इसमें दो प्रकार का समावेश होता है, पहला पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। क्या पूंजीगत प्राप्तियां और जो पूंजीगत व्यय होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं, किसमें, पूंजीगत बजट में शामिल होते हैं। ठीक, अब पूंजीगत प्राप्ति हमने पढ़ ली है, पूंजीगत व्यय बचा हुआ है। आइए पूंजीगत व्यय की आइए हम चले बढ़ते हैं कि बजट के जो घटक होते हैं उसमें बजट का घटक का मतलब क्या होता है। ठीक, और बजट कैसे होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, बजट के घटक प्राप्तियों और व्यय के अनुसार भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यानी कि जो बजट के घटक हैं उसको हम प्राप्तियों और व्यय के अनुसार भी बांट सकते हैं। इस आधार पर दो मुख्य घटक हैं, पहला को बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, यानी कि बजट प्राप्तियां और बजट व्यय के रूप में क्या कर सकते हैं, बजट के घटक को निकाल सकते हैं। देखिए आप सभी जानते होंगे, जैसे कि हमने बजट प्राप्ति को क्या किया है, पढ़ लिया है, यानी कि जो पूंजीगत राजस्व प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति है उसे हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। बस हमें अब क्या पढ़ना है, बजट व्यय, यानी कि सरकार के जो बजट के खर्चे होते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बजट व्यय में क्या होता है, बजट व्यय में क्या होता है, सरकार के पास से पैसा बाहर जाता है। ठीक, बजट व्यय में सरकार के पास पैसा जो रहता है वो बाहर क्षेत्र में जाता है, और बजट प्राप्ति में क्या होता है, सरकार के पास पैसा आता है। यानी कि व्यय का मतलब है कि सरकार से क्या होगा, पैसा जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। बजट व्यय से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से है, यानी कि जो सरकार एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट व्यय बोलते हैं। यानी कि जो सरकार एक वित्तीय वर्ष में खर्चा करती है उसी को हम बोल देते हैं बजट व्यय, यानी कि बजट का खर्चा। ठीक, अब देखिए बजट खर्च की मोटे तौर पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो बजट खर्च है उसे हम मोटे तौर पर निम्न रूप में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, तो आपसे ध्यान दीजिएगा। देखिए बजट व्यय को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला तो राजस्व व्यय और दूसरा तो पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है इसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें क्या होता है, सरकार का क्या होता है, या तो राजस्व व्यय में सरकार की ना कोई संपत्ति उत्पन्न होती है ना कोई देयता कम होती है। यानी कि राजस्व व्यय क्या है, ना उसमें सरकार की कोई संपत्ति उत्पन्न होगी ना देयता कम होगी, इसको बोलते हैं हम राजस्व व्यय। जैसे कि आप देखे होंगे ना, जो सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ना तो सरकार का कोई संपत्ति बन रही है ना तो उसमें सरकार का कोई देयता कम हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये राजस्व व्यय है। और ऐसे बजट क्या होते हैं, बजट ऐसे व्यय हमेशा होते रहते हैं। आप देखते होंगे ना, एक सैलरी बजट सरकार के प्रतिदिन का कार्य है, सरकार तो आदमी को सैलरी लगातार देती रहती है। ठीक, यानी कि एक ऐसी प्रकृति के होते हैं, आवर्ती प्रकृति
प्रकृति के होते हैं। ठीक, और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय वो होते हैं जो सरकार की या तो देयता को कम करें, यानी कि जो सरकार की देयता यानी कि लायबिलिटी होता है उसे क्या करें? कम करें, या तो सरकार के क्या करें? एसेट को क्या करें? यानी कि संपत्ति को क्या करें? बढ़ाएं। यानी कि अगर सरकार की संपत्ति कोई व्यय बढ़ा रहा है या सरकार की देयता को कम कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय के उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे सरकार क्या करती है, कोई हॉस्पिटल बना देता है, तो ये सब क्या है? हॉस्पिटल बनाना पूंजीगत व्यय है, क्योंकि क्या होगा? अगर सरकार हॉस्पिटल बनाएगी तो उसका क्या होगा? संपत्ति बनेगी ना। हॉस्पिटल एक बनाएगी, संरचना खड़ी करेगी तो सरकार के क्या होगी? संपत्ति का निर्माण होगा। या सरकार क्या करे? अपने लोन का पुनर्भुगतान कर दे, तो लोन का पुनर्भुगतान करेगी तो क्या होगा? उससे सरकार की देयता कम होगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। यानी क्योंकि ये क्या कर रहा है? सरकार की संपत्ति को बढ़ा रहा है और सरकार की देयता को कम कर रहा है, इसलिए हम इसे पूंजीगत व्यय बोलते हैं। अब हम सरकार के व्यय को थोड़ा डिटेल रूप में जान लेते हैं कि सरकार के व्यय क्या होते हैं। देखिए, पहला है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी कि जो राजस्व व्यय है उसे हम अंग्रेजी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब राजस्व व्यय क्या होता है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि इसे थोड़ा किताबी भाषा में जान लेते हैं। ठीक, देखिए, राजस्व व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो ना तो कोई संपत्ति उत्पन्न करते हैं और ना ही सरकार की देयता को कम करते हैं। यानी कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए ना संपत्ति उत्पन्न करे ना सरकार की देयता को कम करे, ये क्या होते हैं? राजस्व व्यय होते हैं। और ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं। आवर्ती प्रकृति के होने का मतलब क्या है? ये ऐसे व्यय होते हैं जो सरकार बार बार करती है, यानी कि जैसे पेंशन देना हो गया, ब्याज देना हो गया और वेतन का भुगतान हो गया, ये सब क्या है? आवर्ती प्रकृति के क्या है? व्यय हैं। तो ये सब कैसे व्यय हैं? राजस्व व्यय हैं। यानी कि वह व्यय जो आवर्ती प्रकृति के होते हैं सब क्या होते हैं? राजस्व व्यय होते हैं मूल रूप से। और यह व्यय सरकार के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधान के लिए खर्च किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है? सरकार के जो विभिन्न कामकाज होते हैं, विभिन्न सेवाएं देती है सरकार, उसके प्रावधान के लिए जो पैसा खर्च करती है वो सब किस में आते हैं? राजस्व व्यय में आते हैं। उदाहरण के लिए यानी जो राजस्व व्यय के उदाहरण क्या क्या है? पहला तो वेतन का भुगतान, पेंशन, ब्याज, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च, रक्षा, सेना, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्यों को अनुदान, ये सब क्या है? राजस्व व्यय हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? सरकार ऐसे व्यय को बार बार करती है और इससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति बनती है ना कोई देयता कम होती है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब राजस्व व्यय कहलाते हैं। अब देखिए, एक खर्च राजस्व खर्च है यदि वह निम्न दो शर्तों को पूरा करता है। यानी कोई शर्त यानी कि अगर कोई व्यय ऐसा है जो राजस्व व्यय है तो उसको हम दो शर्तों के अनुसार देख सकते हैं कि वह राजस्व व्यय है या नहीं। यानी कि राजस्व व्यय को होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, उसे हम देख लेते हैं कि वो दो शर्तें क्या क्या हैं। देखिए, जो पहली शर्त है वो यह है कि जो व्यय है, व्यय क्या करे? सरकार के लिए कोई संपत्ति उत्पन्न ना करे। यानी कि इससे सरकार की कोई क्या हो? संपत्ति उत्पन्न ना हो। अगर कोई सरकार की संपत्ति नहीं उत्पन्न होती है तो क्या होगा? वो राजस्व व्यय होगा। उदाहरण के लिए वेतन या पेंशन का भुगतान राजस्व व्यय है, क्योंकि यह सरकार की कोई संपत्ति नहीं उत्पन्न करते। यानी कि सरकार के लिए जो वेतन और पेंशन है इनका भुगतान जब किया जाता है तो सरकार के लिए कोई संपत्ति नहीं बनाते हैं। सब क्या है? राजस्व व्यय है। परंतु मेट्रो के निर्माण पर किया गया खर्च राजस्व व्यय नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति के सृजन की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो मेट्रो का बनाना हो गया सरकार के द्वारा, ये सब क्या हो गया? मेट्रो बनाना या रेलवे बनाना, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? ये सब राजस्व व्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी? सरकार की संपत्ति बनती है। ठीक, इसीलिए ये सब राजस्व व्यय के अंदर नहीं गिने जाते हैं। यानी कि पहली शर्त क्या है राजस्व व्यय की? यह सरकार के लिए क्या करे? कोई संपत्ति न उत्पन्न करे। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि व्यय किसी प्रकार की देयता को कम ना करें। यानी कि जो व्यय होगा उससे सरकार की कोई भी प्रकार की देयता ना कम हो। उदाहरण के लिए, उधार पर पुनः भुगतान राजस्व प्राप्ति नहीं है। यानी कि उदाहरण पर क्या किया जाता है? जो पुनः भुगतान किया जाता है वह राजस्व व्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सरकार की देयता को कम कर देगा। यहाँ पर प्राप्ति नहीं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर व्यय लिखा जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं ना, जो सरकार लोन लेती है किसी से तो उसका क्या करती है? लोन को क्या करती है? चुकाती है। तो जो लोन चुकाएगी सरकार वो राजस्व व्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सरकार लोन चुका देगी तो क्या होगा? इसकी देयता कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यय जो देयता को कम करते हैं, जो देयता को कम करते हैं वो क्या होते हैं? वो राजस्व व्यय नहीं होते हैं। यानी कि व्यय को क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार की देयता को कम नहीं करना चाहिए, तभी वो क्या होगा? राजस्व व्यय होगा। यह ध्यान दिया जाए कि राज्यों को दिया गया संघीय अनुदान राजस्व व्यय माना जाता है। हालांकि कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार जितने भी पैसे राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को देती है, केंद्र सरकार, वो सब क्या होते हैं? वो सब राजस्व व्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या किया जाता है?
उनसे मतलब ऐसे पैसों को बार-बार सरकार देती रहती है ना, उन सब राज्य सरकारों को या केंद्र शासित प्रशासित सरकारों को। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। लेकिन कुछ संपत्तियों का किसमें इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे कि आप देखे होंगे ना, निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। कुछ जो संपत्तियाँ सरकार देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, तो ऐसे आप नोट कर लीजिएगा, जो सरकार पैसा देती है मतलब राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को, अरे केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को, वो सब क्या होते हैं, वह सब के सब राजस्व व्यय के अंदर आते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा है पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है, यानी कि पूंजीगत व्यय या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण करते हैं या सरकार की देयता को कम करते हैं, यानी कि या तो सरकार की संपत्ति को बनाएंगे या सरकार की देयता को कम करेंगे। मान लीजिए सरकार ने क्या किया, हॉस्पिटल बना दिया, या सरकार ने क्या किया, रोड बना दिया, तो इससे क्या हुआ, सरकार की संपत्ति बन गई ना, तो इससे क्या हो गया, जो हॉस्पिटल और सड़क बनाई गई है वो क्या है, पूंजीगत व्यय है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर सरकार ने कोई लोन चुकाया, अपना जो उधार लिया था उसका लोन का भुगतान भी क्या हो गया, दोबारा भुगतान भी क्या हो गया लोन का, वो पूंजीगत व्यय हो गया। क्यों, क्योंकि इससे सरकार की क्या हो गई, देयता कम हो गई। यानी कि जो सरकार की संपत्ति का निर्माण करें या सरकार की देयता को कम करें, तो ऐसे व्यय को हम क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय कहेंगे। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो या तो संपत्ति को उत्पन्न करते हैं या सरकार की देयता को कम करते हैं। ठीक, ये गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो ऐसे व्यय होते हैं ये बार बार नहीं होते हैं। अब बार बार सरकार रोड या सड़क थोड़ी ना बनाती है, सरकार बार बार आप देखेंगे हॉस्पिटल थोड़ी ना बनाती है। ऐसे खर्चे क्या होते हैं, कभी कभी होते हैं। सरकार कभी कभी क्या करती है, रोड बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर की जो रोड है, रोड डेली बनेगी, कभी कभी बनती है ना। तो इसलिए क्या होते हैं, सब गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि बार बार नहीं होने वाले होते हैं। ठीक, अब देखिए, यह अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं और लंबी अवधि के विकास के कार्यक्रमों जैसे पेट्रोल या फ्लाईओवर पर व्यय के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाते हैं। पेट्रोल नहीं या मेट्रो रहेगा। ठीक, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो ऐसे व्यय होते हैं क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का पूंजीगत स्टॉक है उसमें वृद्धि करते हैं और इस सरकार की लंबी अवधि के विकास कार्यक्रमों में क्या किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं और इससे सरकार देश का क्या होता है, विकास होता है। जैसा कि आप सब देखते होंगे ना, जैसे मेट्रो बनता है, फ्लाईओवर बनता है, सब क्या है, सब पूंजीगत व्यय है। क्यों, क्योंकि ये सब लंबी अवधि के लिए मतलब ये सब क्या होता है, सरकार के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करते हैं और इससे क्या होता है, देश का विकास होता है। ठीक, उदाहरण के लिए राज्य और संघ शासित प्रदेशों को ऋण देना, ये क्या है, यह पूंजीगत व्यय है। क्यों, क्योंकि सरकार क्या करेगी, अगर किसी को ऋण देगी तो क्या होगा, सरकार के ऊपर सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। ठीक, सड़क का निर्माण, इससे भी सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण, इससे भी सरकार की संपत्ति का निर्माण होगा। कारखाने, मशीन आदि के क्रय पर व्यय, उधार का पुनर्भुगतान इत्यादि, सब क्या है, पूंजीगत व्यय है। एक पूंजीगत व्यय है यदि यह निम्न दो आवश्यक शर्तों में से कोई एक को पूरा करता है, यानी कि अगर कोई पूंजीगत व्यय है या नहीं, उसके लिए दो शर्तों को हमें देखना पड़ता है। अगर वो दो शर्तों को पूरा करता है निम्नलिखित, तो क्या है, वो पूंजीगत व्यय है। पहली शर्त यह है कि व्यय सरकार के लिए संपत्ति का अवश्य निर्माण करे, यानी उदाहरण के लिए मेट्रो का निर्माण एक पूंजीगत व्यय है क्योंकि यह संपत्ति के निर्माण की तरफ ले जाता है, परंतु वेतन भुगतान के लिए दी गई राशि पूंजीगत व्यय नहीं है क्योंकि इससे संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि सरकार मेट्रो पर खर्च करती है तो उससे क्या होती है, सरकार की संपत्ति बनती है। लेकिन अगर वही सरकार क्या करती है, पेंशन का भुगतान करती है, सरकार क्या करती है, लोगों को वेतन का भुगतान करती है, तो ये क्या होता है, ये सब पूंजीगत व्यय नहीं होता है क्योंकि इससे सरकार की कोई संपत्ति नहीं बढ़ती है। ठीक, दूसरा है इसके शर्त, दूसरी शर्त यह है कि व्यय से देयता जरूर कम होनी चाहिए, यानी कि जो सरकार व्यय करे उससे देयता कम हो तो उससे क्या होगा, वो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। उदाहरण के लिए उधार का पुनर्भुगतान एक पूंजीगत व्यय है क्योंकि ये वह सरकार की देयता को कम करता है, यानी कि जब सरकार उधार का पुनर्भुगतान करती है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पूंजीगत व्यय के कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उससे सरकार की देयता कम होती है। अब एक बार हम देख लेते हैं पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर क्या है, या इन दोनों के बीच में एक तुलना कर लेते हैं। देखिए, राजस्व व्यय न तो सरकार की कोई संपत्ति का निर्माण करता है और न ही सरकार की देयता को कम करता है, लेकिन पूंजीगत व्यय तो सरकार की संपत्ति का निर्माण करता है, सरकार की देयता को कम करता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधान पर व्यय किया जाता है और वहीं पूंजीगत व्यय यह मुख्यतः संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, ऋण व अग्रिम को देने के लिए व्यय किया जाता है। अब ये कैसे होते हैं, जो पूंजीगत व्यय होते हैं, राजस्व व्यय होते हैं, ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं क्योंकि ऐसे सरकार दैनिक वृद्धियों के रूप में करती है, यानी कि सरकार ऐसे व्यय क्या करती है, बार बार करती है। लेकिन ये जो पूंजीगत व्यय है वो गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऐसी सरकार ऐसे व्यय बार बार नहीं करती है। इसके उदाहरण में हम देख लेंगे राजस्व के उदाहरण के रूप में वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज हो गया, सब क्या है, राजस्व व्यय के उदाहरण है। वहीं पर पूंजीगत व्यय के उदाहरण है
उधार का पुनर्भुगतान, पूंजीगत संपत्ति पाने के लिए खर्च, ये सब क्या है, पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके बजट की प्राप्ति और बजट के व्यय का क्या होता है पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं बजट के प्रकार को देखते हैं। दोस्तों सरकार बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित व्यय। संतुलित व्यय में क्या होता है, अगर सरकार जितना क्या कर रही है, खर्च कर रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना कर रही है और जितना क्या कर रही है सरकार मतलब प्राप्त कर रही है, वो अगर दोनों बराबर हो, यानी कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर हो, तो क्या होगा, ये संतुलित बजट होगा। सरकार बजट संतुलित बजट कहलाता है। सरकारी बजट संतुलित बजट कहलाता है जब अनुमानित सरकारी प्राप्तियां और अनुमानित सरकारी व्यय के बराबर होती हैं। यानी अगर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां और अनुमानित सरकारी व्यय क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या होता है, वह संतुलित बजट होता है। अगर वहीं मान लीजिए क्या हो गया, सरकार का जो व्यय है मतलब सरकार का जो अनुमानित प्राप्ति है वो अनुमानित सरकार के व्यय से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब यह क्या होगा, अतिरिक्त व्यय होगा। यानी कि अगर सरकार क्या करे, खर्चा कम करे और प्राप्ति ज्यादा कर ले, तो इसे क्या बोलते हैं, हम अतिरिक्त व्यय बोलते हैं। और घाटे का बजट एक होता है। घाटे का बजट क्या होता है, यदि अनुमानित सरकारी प्राप्तियां अनुमानित सरकारी व्यय से कम है तो घाटे का बजट माना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है और पैसा कम पा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे घाटे का बजट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सरकार का घाटा होता है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बजट के यानी कि सरकारी बजट के घाटे के माप क्या है। ठीक, अब इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं हम कि सरकारी घाटे के माप क्या है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट इसे बोलते हैं। ठीक, अब देखिए घाटे को कुल अनुमानित राजस्व व्यय पर कुल अनुमानित राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि घाटे का मतलब क्या होता है, घाटे का मतलब ये होता है जो सरकार का कुल अनुमानित राजस्व है उस पर क्या है, जो कुल अनुमानित व्यय होता है वो कम आता है। यानी कि जब सरकार क्या करती है, राजस्व में कम रुपए प्राप्त करती है और व्यय में ज़्यादा रुपए खर्च कर देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। यानी कि जब सरकार कम रुपए प्राप्त करे और ज़्यादा रुपए खर्च कर दे, तो इससे सरकार को क्या होता है, घाटा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा बोलते हैं। जब सरकार संग्रहण प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे बजटीय घाटा उठाना पड़ता है। यानी कि जब सरकार कम रुपए प्राप्त करती है और अधिक रुपए खर्च करती है तो उसे घाटा उठाना पड़ता है। ठीक, देखिए भारत सरकार के बजट के संदर्भ में बजटीय घाटा 3 प्रकार का हो सकता है। यानी कि भारत सरकार के संदर्भ में देखेंगे तो बजटीय घाटा 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है राजस्व घाटा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा है राजकोषीय घाटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और तीसरा है प्राथमिक घाटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। दोस्तों आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में भी जो शब्द है उसे जाना करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों को, अर्थशास्त्र वालों को अंग्रेजी में भी थोड़ा शब्द जानने होते हैं। ठीक, तो टोटली अगर आप हिंदी में रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, एक दो शब्द आप अंग्रेजी में भी जाना करिए अर्थशास्त्र से संबंधित जो है। ठीक, अब देखते हैं राजस्व घाटा क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक, देखिए राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है। यानी कि राजस्व घाटा है उसमें हम सिर्फ किसको लेते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति को लेते हैं। इसमें हम पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय को नहीं जोड़ते हैं। इसमें हम किसको जोड़ते घटाते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को इसमें हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, देखिए इससे अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्ति से अधिकता है। यानी कि जब एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है और राजस्व व्यय सरकार का जब ज्यादा रहता है और राजस्व प्राप्ति जब सरकार को कम होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। यानी कि राजस्व घाटा को अगर हमें निकालना हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ये राजस्व घाटा निकालने का तरीका है। ठीक, यानी कि अगर हम राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति से घटा देंगे तो हमारा राजस्व घाटा क्या होगा, निकल के चला आएगा। ठीक, इसमें हम पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं सम्मिलित करते, इसमें सिर्फ राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्नों को भी हल करवाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। अगर आप सबकी जरूरत होगी तो हम जरूर से जरूर आपको इसके आंकिक प्रश्नों का भी हल प्रस्तुत करेंगे। ठीक दोस्तों, राजस्व घाटा जो होता है यह दर्शाता है कि सरकार के अपने राजस्व सरकारी विभाग की सामान्य कार्य प्रणाली पर खर्च और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधान को पूरा करने में अपर्याप्त है। यानी कि इससे यह पता चलता है जो सरकार का राजस्व है, यानी कि जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है किसी भी माध्यम में, वो क्या है, वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो सरकार है वो अपने सेवाओं को पूरा करने के लिए और खर्च और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उन पैसों से काम नहीं चला पा रही है। तो घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, यह प्रस्तावित बजट में नियमित और आवर्ती खर्च को पूरा करने में सरकार की असमर्थता को दर्शाता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो सरकार की जो नियमित और जो आवर्ती खर्च है, सरकार क्या कर पा रहा है, उसे नहीं पूरा कर पा रहा है। यानी कि सरकार नियमित और आवर्ती खर्च को पूरा करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक, किससे पता चलता है, राजस्व घाटे से पता चलता है।
इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रही है, इसीलिए वह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर रही है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है सरकार जितना पैसा कमा रही है, यानी कि जितना पैसा पा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, और वो क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था के अन्य बचतों का क्या कर रही है, प्रयोग अपने खर्च को पूरा करने के लिए कर रही है। सरल शब्दों में सरकार उधार लेकर या बचत में से पैसा निकालकर अपना खर्च चला रही है, इससे पता चलता है। ठीक, और यह इस बात को भी बताता है कि सरकार को यह घाटा पूंजीगत प्राप्तियों से पूरा करना, अर्थात उधार लेकर या निवेश करके, यानी कि इससे पता चलता है कि सरकार को जो ऐसा घाटा लगा है, राजस्व घाटा, उसको पूरा पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, पूंजीगत प्राप्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें क्या करेगी सरकार, या तो उधार लेगी या तो क्या करेगी, विनिवेश करेगी, जिससे क्या होगा, घाटा पूरा होगा। यहाँ पर लंकर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकर होना चाहिए, आपसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका अर्थ है कि राजस्व घाटा या तो उधार के रूप में देनदारी बढ़ाता है या निवेश के माध्यम से संपत्ति कम करता है। यानी कि राजस्व घाटा जब होगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, या तो उधार लेना पड़ेगा। अगर सरकार उधार लेगी तो क्या होगी, सरकार की देनदारी बढ़ेगी, यानी कि राजस्व घाटे से क्या होता है, सरकार की देनदारी बढ़ती है। और दूसरा क्या होगा, अगर सरकार उधार नहीं लेगी, विनिवेश करेगी, तो विनिवेश करेगी तो सरकार की क्या होगी, संपत्ति कम होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि राजस्व घाटे से या तो सरकार को उधार लेना पड़ता है और या तो विनिवेश करना पड़ता है, और इससे क्या होती है, या तो सरकार की देनदारी बढ़ती है या तो सरकार की संपत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक, अब देखिए, अतिरिक्त उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग अर्थव्यवस्था को इस स्थिति की तरफ ले जाता है। अधिक उधार ऋण की राशि और ब्याज के भुगतान के रूप में भविष्य में भार को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम अधिक तो क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, तो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी, जो उसका प्रयोग होगा अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में ले जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अधिक उपभोग करते हैं, सरकार को क्या करता है, तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था को इस स्थिति की ओर ले जाता है। और क्या होगा, अधिक अगर हम सरकार उपभोग करती है, यानी कि अधिक रुपए व्यय करती है, तो उससे क्या होता है, सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जो उसको क्या होता है, उसको उसके लिए भविष्य में भार के रूप में वो सामने आता है। यानी कि अगर सरकार उधार लेगी तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर भविष्य में ऋण देने का क्या होगा, भार भी बढ़ जाएगा। अधिक राजस्व घाटा सरकार को चेतावनी का संकेत देता है कि यह सरकार या तो व्यय को कम करे या राजस्व को बढ़ाए। यानी राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार को यह सचेताता है कि चेतावनी देता है कि सरकार क्या करे, या तो वो अपना पैसा कम खर्च करे या अपने पैसे को क्या करे, राजस्व के रूप में ज़्यादा वसूल करे। यानी कि सरकार या तो अपना व्यय खर्च करे या सरकार क्या करे, अपना राजस्व बढ़ाए। ये क्या बताता है, राजस्व घाटा यही बताता है। यानी कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, अब या तो अपना व्यय कम करना पड़ेगा या तो अपने राजस्व को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, राजस्व घाटे में दूरदृष्टि की नीति के अनुसार राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय से हमेशा अधिक होना चाहिए, जिससे अतिरेक का इस्तेमाल विकास की परियोजनाओं के लिए हो। परंतु बजट पिछले बहुत से वर्षों में राजस्व घाटे का सामना कर रहा है। मतलब जो भारतीय बजट है, पिछले बहुत से वर्षों में क्या हो रहा है, घाटे का सामना कर रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो राजस्व व्यय होता है वो कम होना चाहिए, जिससे क्या अतिरिक्त जो निकले उसको हम विकास परियोजनाओं में क्या कर सके, लगा सके और सरकार क्या कर सके, विकास कर सके, देश विकास कर सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत दिन से राजस्व घाटा चल रहा है। यानी कि भारतीय सरकार बहुत दिन से राजस्व घाटे के पीछे क्या पड़ी है, अपने संसाधनों को व्यय कर रही है। ठीक, अब देखिए, राजस्व घाटा को कम करने के कुछ उपाय होते हैं, तो उसी को हम देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या कर सकती है सरकार व्यय में कमी करे। यानी कि सरकार अगर अपने व्यय में कमी करेगी तो क्या होगा, इससे राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार को खर्च कम करने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए और अपने व्यय को कम करना चाहिए। साथ ही अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को भी कम करना चाहिए। यानी कि अगर सरकार अपना राजस्व घाटा कम करना चाहती है तो पहला उपाय क्या था, व्यय को कम करे, अपने जो खर्चा ज़्यादा कर रही है सरकार उसे क्या करे, कम करे। दूसरा है राजस्व में वृद्धि। सरकार को कर और गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों से अपनी प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए। यानी कि सरकार क्या करे, अपने जो राजस्व है उसमें क्या करे, बढ़ोतरी करे। सरकार क्या करके लोगों को कर ज़्यादा लगा दे और या तो गैर कर के रूप में सरकार क्या करे, अधिक स्रोतों से प्राप्तियों को अपनी बढ़ाए। इससे क्या होगा, राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं राजकोषीय घाटे की तरफ। राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब इसको जान लेते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा से अभिप्राय एक दिए गए वित्तीय वर्ष में कुल व्यय की कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर से अधिकता से है। यानी कि राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है, सरकार का कुल व्यय जब ज्यादा होता है कुल प्राप्ति से, इसमें कुल प्राप्ति में हम उधार को छोड़ देते हैं। ठीक, उधार को इसमें हम नहीं गिनते हैं। यानी कि कुल प्राप्ति और कुल व्यय का मतलब ये है, कुल व्यय का मतलब राजस्व व्यय और कौन सा व्यय, कुल
पूंजीगत व्यय यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। इसमें हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करेंगे। कुल व्यय में कौन कौन से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होंगे। और इसमें क्या होंगे, इसमें जो प्राप्तियां होंगी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल होंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, उधार को नहीं लेते हैं। ठीक, उधार को छोड़कर जितने भी राजस्व प्राप्तियां हैं और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसको शामिल करते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटे निकालने का क्या तरीका है, राजकोषीय घाटा अगर हमें निकालना है तो हम कुल व्यय को क्या करेंगे, उधार को छोड़कर जितने भी कुल प्राप्तियां हैं उनसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, कुल हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां सम्मिलित करती हैं, यानी कि उधार को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां होती है उसमें क्या क्या आता है ये बताया गया है। देखिए, पहले तो इसमें राजस्व प्राप्ति आ जाएगा, यानी कि जो इसमें राजस्व प्राप्ति होगी इसको भी शामिल किया जाएगा। ठीक, और दूसरा इसमें उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति या गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि इसमें उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्ति शामिल होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। देखिए, गैर ऋणी पूंजीगत प्राप्ति में वह सभी पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं जो उधार के अतिरिक्त होती हैं, यानी कि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति में वो सभी पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं जिसमें क्या हो, जो उधार के अलावा ली जाती हो। ठीक, अतः ऐसी प्राप्ति ऋण को उत्पन्न नहीं करती है। उदाहरण के लिए ऋणों की वसूली या विनिवेश से प्राप्ति, यानी कि अगर हम ऋण की वसूली करते हैं और विनिवेश से प्राप्त करती हैं, सब क्या है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होता है उधार नहीं लेती है ना, वो क्या करती है, सिर्फ अपने विनिवेश के माध्यम से और ऋणों की वसूली के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है। इसी को हम बोलते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। ठीक, राजकोषीय घाटे का आकार दर्शाता है कि सरकार का खर्च उसके साधनों से कितना अधिक है, यानी कि राजकोषीय घाटे से पता चलता है कि सरकार का खर्च है उसके जो प्राप्ति है उससे कितना अधिक है। ठीक, देखिए अब हम जान लेते हैं कि राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या हैं। ठीक, यानी कि इफेक्ट ऑफ द राजकोषीय घाटा, यानी कि इफेक्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। ठीक, पहला तो इसका प्रभाव यह है कि इससे ऋण जाल में सरकार फंस जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डेप्ट ट्रैप बोलते हैं। यार ये शब्द आप याद रखना है, इसे बार बार अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है, डेप्ट ट्रैप को। ठीक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऋण जाल बोलते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा का पहला प्रभाव यह होता है कि इससे क्या होता है, सरकार ऋण के जाल की तरफ बढ़ती है। ठीक, अब ये क्या होता है इसे हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को कुल कितने उधार रुपए लेने हैं, यानी कि कुल उधार आवश्यकताओं को क्या करता है, राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है। उधार न केवल मूल राशि के भुगतान को शामिल करता है परंतु ब्याज के भुगतान को भी शामिल करता है। और जो उधार होता है सिर्फ उसमें मूल राशि के भुगतान को ही नहीं शामिल किया जाता है, यानी जो उधार लिया गया है सिर्फ उसी को नहीं शामिल किया जाता है, उसमें जो उधार पे ब्याज लग रहा है उसे भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय को बढ़ाता है, यानी कि जब हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो इससे क्या होगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा हमारा, जो राजस्व घाटे की तरफ ले जाता है। यानी कि जब राजस्व व्यय बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे राजस्व घाटा भी बढ़ता है, यानी कि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे की तरफ क्या करता है, ले जाता है। राजकोषीय घाटा और नहीं, यह राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का एक दुष्चक्र उत्पन्न कर देता है जहां सरकार पुराने ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक ऋण लेती है। यानी कि राजकोषीय घाटा क्या करता है, या राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का एक ऐसा बुरा चक्र उत्पन्न करता है जिसमें क्या करती है, सरकार पुराने ऋण को चुकाने के लिए और ऋण क्या करती है, लेती है। यानी कि इससे क्या होती है, सरकार एक ऋण जाल के रूप में क्या होती है, फंस जाती है। और क्या है इसमें, इससे देश ऋण के जाल में फंस जाता है, यानी जो देश है इससे क्या होता है, देश ऋण के जालों में क्या होता है, फंस जाता है, यानी कि वो उधार चुकाने के लिए फिर से उधार लेता रहता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब क्या, जब उधार को चुकाने के लिए उधार लेते रहते हैं उसे हम बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, ऋण जाल। ठीक, दूसरा प्रभाव है राजकोषीय घाटा का मुद्रास्फीति। ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक, मुद्रास्फीति को हम आम रूप से महंगाई बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा से मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक, सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाता है और स्फीति दबाव को उत्पन्न करता है। यानी कि जब राजकोषीय घाटा होता है सरकार को, तो सरकार क्या करती है, ये आरबीआई से क्या करती है, पैसे उधार लेती है। अब आरबीआई पैसे उधार कैसे देगा, ये क्या करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई घाटे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, नई मुद्रा छापेगा। और जब नई मुद्रा छापेगा तो मुद्रा पूर्ति, जैसा कि हम जान रहे हैं ना, मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, स्फीति दबाव यानी कि महंगाई का दबाव भी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को भी क्या करता है, उत्पन्न करता
है। ठीक। और तीसरा क्या करता है, इसका तीसरा प्रभाव क्या है, विदेशों पर निर्भरता, यानी कि फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक। यानी कि राजकोषीय घाटा से हमारा क्या होता है, विदेशों पर निर्भरता ज़्यादा हो जाती है। सरकार शेष विश्व से भी उधार लेती है, जो दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता बढ़ाती है। यानी कि सरकार राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए अन्य विदेशी सरकारों से लोन लेती है, जिससे क्या होता है, विदेशों पर इसकी निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक। राजकोषीय घाटा का चौथा प्रभाव है भावी विकास में बाधक। यानी कि अगर हम पहले ज़्यादा लोन ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोनों का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। उनके ऊपर क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा भावी विकास है, यानी भविष्य का जो विकास है, भावी मतलब होता है भविष्य का, उसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक बाधक के रूप में कार्य करता है, रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैमर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक। उधार भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय बोझ को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम आज उधार लेंगे तो क्या होगा, जो भावी पीढ़ी है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस उधार को चुकाना पड़ेगा। ठीक। यह देश की भावी समृद्धि और विकास की संभावनाओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। यानी कि यह देश के विकास और समृद्धि को क्या करता है, दुष्प्रभावित करता है। ठीक। अब राजकोषीय घाटा की गणना करने के जो तरीके हैं, आपको मैंने एक पहले बता दिया था, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल फार्मूले दे रखे हैं, जिसे आप एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक। मैंने आपके सिर्फ सुविधा के लिए दे रखे हैं, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि जिससे आपको आंतरिक प्रश्न सॉल्व करने में सहायता होगी। ठीक। चलिए बढ़ते हैं। अब जानते हैं राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के स्रोत। वित्तीयन के स्रोत मतलब राजकोषीय घाटा को कैसे कम किया जाए, उसके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक। पहला स्रोत है क्या, उधार लेना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोरोइंग। यानी कि राजकोषीय घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, पहला उधार लेके कम कर सकते हैं। पहला, राजकोषीय घाटे को आंतरिक स्रोतों, जनता, वाणिज्यिक बैंक इत्यादि से, या फिर बाहरी स्रोतों, विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जाने ना कि अगर हमें राजकोषीय घाटा को पूरा करना है तो क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। तो उधार लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले आंतरिक स्रोतों से ले सकते हैं। आंतरिक स्रोतों से मतलब क्या, अपने देश की जनता से ले लें, या वाणिज्यिक बैंकों से अपने ले लें, या किसी और बैंक से ले लें, आरबीआई से ले लें। ये सब क्या होते हैं, आंतरिक स्रोत। या तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बाहरी स्रोतों से राजकोषीय घाटा को उधार लेकर पूरा कर सकते हैं, जिसमें विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। ये सब क्या है, बाहरी स्रोत। यानी कि उधार हम दो प्रकार के से लेते हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत से, और ये दोनों क्या है, राजकोषीय घाटों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और तीसरा जो तरीका है जिससे हम दूसरा जो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, राजकोषीय घाटे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो है घाटे की वित्तीय व्यवस्था या नई करेंसी को छापना, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। यानी कि दूसरी तरीका यह है कि हम नई करेंसी को छाप के क्या कर सकें, जो सरकार का घाटा लगा है उसको क्या करें, पूरा कर सकें। इसमें क्या होता है, देखिए, सरकार राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक में उधार ले सकती है। यानी कि क्या होता है, जो सरकार होती है वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक से क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए नई करेंसी जारी करता है। इस प्रक्रिया को घाटे की वित्तीय व्यवस्था से जानते हैं। जब सरकार लोन मांगेगी उससे आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करेगा, नई करेंसी जारी करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। यानी कि जब आरबीआई नई करेंसी जारी करता है प्रतिभूतियों के बदले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, नई करेंसी जारी करवाना ये सही नहीं माना जाता है। यानी कि आरबीआई से उधार लेना ये ज़्यादा सही नहीं होता है राजकोषीय घाटा को सही करने के लिए। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए ज़्यादा सही है उधार ले लेना। मान लीजिए अगर हम उधार लेते हैं तो क्या करेंगे, हम उधार चुका देंगे कुछ समय बाद। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, नई करेंसियों को आरबीआई से छपवाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी हमारे देश में। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आरबीआई नए रुपए छापेगा, नई करेंसी जारी करेगा, तो उससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रापूर्ति जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो दूसरा उपाय है इसे कम उचित माना जाता है, जो पहला उपाय है उसे राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा उचित माना जाता है। जैसे उधार को एक बेहतर स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति को एक मुख्य कारण मानी जाती है। यानी कि उधार को राजकोषीय घाटों को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रापूर्ति को नहीं बढ़ाता है, जो कि मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण माना जाता है। यानी कि उधार लेना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, महंगाई नहीं बढ़ती है। ठीक। दूसरी तरफ घाटे के वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा पूर्ति के कारण
उस प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। यानी कि अगर हम घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कि हम नई करेंसी अगर आरबीआई से छपवाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, समाज में अर्थव्यवस्था में महंगाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राथमिक घाटा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ एक बारी फिर से कि अगर आप अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी पार्ट्स का वीडियो देखना चाहते हैं या हिंदी मीडियम के अन्य विषयों का अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी हिंदी मीडियम में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं प्राथमिक घाटा क्या है। दोस्तों, जिस प्राथमिक घाटा को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, प्राथमिक घाटे से अभिप्राय चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच अंतर से है। यानी प्राथमिक घाटे का मतलब यह होता है, जो चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है उसमें से अगर हम पिछले वर्ष जो हमने उधार लिया था उस पर जितना ब्याज भुगतान कर रहे हैं उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, प्राथमिक घाटा निकल आएगा। यानी प्राथमिक घाटा में से अगर हमें प्राथमिक घाटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, पिछले वर्ष का जो हमारा ब्याज भुगतान था उसको हम राजकोषीय घाटा यानी कि वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटा से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा प्राथमिक घाटा निकल आएगा। प्राथमिक घाटा यानी कि सूत्र क्या हो गया, प्राथमिक घाटा का सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान क्या, जो पिछले वर्ष हमने ब्याज ऋण लिया था उस पे जितना हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं उसको हम क्या कर दें, घटा दें। ठीक, अब देखिए, सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं ऋण पर ब्याज की अदायगी को भी सम्मिलित करती हैं। यानी कि जो सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं होती हैं उसमें जो सरकार को ऋण पर ब्याज चुकाना है उससे भी क्या करती हैं, सम्मिलित करती हैं। ठीक, सरकार प्राथमिक घाटा उस विस्तार को दर्शाता है जिस तक ब्याज अदायगी ने सरकार को चालू अवधि में ऋण लेने के लिए बाध्य किया है। यानी कि इससे यह पता चलता है प्राथमिक घाटे से कि सरकार को कितना क्या करना है, इस वर्ष ब्याज का भुगतान करना है। ठीक, अब देखिए प्राथमिक घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो सरकार की प्राथमिक घाटे का पहला प्रभाव है वह यह है कि यह दर्शाता है कि किस हद तक सरकार के उधार ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अन्य व्ययों को पूरा करते हैं। ठीक, प्राथमिक घाटे का दूसरा प्रभाव है वह यह है, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के बीच में अंतर पूर्व में लिए गए उधार पर ब्याज की राशि के भुगतान को दिखाता है। इसीलिए कम या शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि ब्याज की अदायगी ने सरकार को उधार लेने के लिए बाध्य किया है। यानी कि देखिए, इससे क्या पता चलता है, जो राजकोषीय घाटा जो प्राथमिक घाटा, इससे ये पता चलता है कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे के बीच में जो अंतर है वह यह दर्शाता है कि सरकार जो है वो कितना क्या कर रही है, ब्याज दे रही है। जिस पिछली सरकारों ने लोन लिया था उस पर सरकार कितना इस वर्ष ब्याज दे रही है, क्या करता है, राजकोषीय घाटा उसको दर्शाता है। और यह भी दर्शाता है कि जो कम या शून्य प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि ब्याज की अदायगी ने सरकार को क्या किया है, उधार लेने के लिए बाध्य किया है। अगर क्या है, अगर शून्य आता है प्राथमिक घाटे का मूल्य या बहुत कम आता है तो इससे यह पता चलता है कि ब्याज की अदायगी ने क्या किया है, सरकार को उधार लेने के लिए बाध्य किया है। ठीक, जो प्राथमिक घाटा है वो राजकोषीय घाटे का मूल कारण है। ठीक, भारत में गत वर्ष में ब्याज का भुगतान बहुत बढ़ा है। ठीक, पिछले ऋणों पर ऊंचे ब्याज भुगतान ने राजकोषीय घाटे को बहुत बढ़ा दिया है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जितना जल्दी संभव हो सके ऋण के पुनर्भुगतान के माध्यम से ब्याज के भुगतान को कम करना चाहिए। यानी कि इसमें यही पता चल रहा है कि क्या है, पिछले वर्षों में राज्य सरकार का क्या हुआ, ब्याज भुगतान बहुत बढ़ गया है और राजकोषीय घाटे को अगर हमें कम करना है इसके लिए क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें ऋणों का जो पुनर्भुगतान है उसे करना चाहिए। ठीक, जितना जल्दी हो सके हम क्या करें, जो ऋणों का पुनर्भुगतान है उसे खत्म करें। उससे क्या होगा, अगर ऋण का भुगतान खत्म कर देंगे तो हमारा जो प्राथमिक घाटा होगा उसमें हमें ब्याज देना नहीं पड़ेगा, तो उससे हमारा प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे के बीच में क्या अंतर है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा के बीच में तुलना। इसको एक बार हम देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। देखिए, प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दिखाता है। वही राजकोषीय घाटा क्या करता है, यह कुल व्यय के उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिकता दिखाता है। और दूसरा अंतर यह है कि यह सरकार की ब्याज को
छोड़कर कुल उधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है। और वहीं राजकोषीय घाटा क्या करता है, यह सरकार की ब्याज को मिलाकर कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी ये क्या करता है, उधार को छोड़कर दिखाता है कि सरकार को कितना ऋण लेना है, प्राथमिक घाटा। और राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि उधार को मिलाकर सरकार को कितना ऋण लेना है। और प्राथमिक घाटे का जो सूत्र है वो है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और जो राजकोषीय घाटा का सूत्र है वो कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आपको मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में, जिसमें हम अर्थशास्त्र के किसी अन्य पाठ को पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए पढ़ लो।